तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर मजबूती के संकेत पूरे दिन भर भारतीय बाजारों से हफ्ते की शुरुआत में पहले ही दिन। आखिरी 1.5 घंटे में हम कुछ और मजबूती बढ़ाएंगे, दिन की ऊंचाइयों पर बंद होंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस पावर पैक्ड मंडे पर आपकी होनी चाहिए क्या स्ट्रैटेजी और किन लेवल्स पर रखनी है नजर। सर, सबसे पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दमदार एक्शन रहा है दीप भारतीय बाजारों में। हफ्ते की एक शानदार शुरुआत होती दिखी है। 15,800 के आसपास खुलने के बाद, थोड़ा नीचे खुलने के बाद पहले सपोर्ट लेवल 15,760 से घूमकर निफ्टी पहुंचा है और पहली रुकावट वाला लेवल 15,835 उसे भी पार नहीं किया। तो बहुत ही बेहतरीन रेंज में सुबह से बाजार का ट्रेड होता हुआ दिखा है। 100 अंक चढ़कर निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ 15,825 के करीब दिन की ऊंचाइयों पर। निफ्टी बैंक 300 अंक मजबूत होकर 35,000 के ऊपर ट्रेड करने में बने रहने पर निफ्टी बैंक 300 अंक मजबूत होकर 35,000 के ऊपर ट्रेड करने में बने रहने में कामयाब, और यहां भी 34,925 का जो पहला लेवल था वहां से रिकवरी होती दिखी है। आईटी को छोड़ दे तो सारे सेक्टर्स आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आईटी में सिर्फ टेक महिंद्रा ऐसा है जो निफ्टी पर टॉप लूजर है, अदरवाइज लगभग सारे सेक्टर्स में खरीदारी होती दिख रही है। रियल्टी इंडेक्स 2% मजबूत है, बैंक्स फाइनेंस मजबूत है, मेटल्स आज फिर से चमकते हुए दिख रहे हैं, यहां से अच्छी तेजी आती दिख रही है। इंफ्रा और ऑटो शेयरों में भी रफ्तार मजबूती की बनी हुई है। ये सब कुछ तब है जबकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 अंक कमजोर है, लेकिन कल की शुक्रवार की डाउ की मजबूती काम आती हुई दिख रही है। आपको, हमको, सबको पता है आज रात अमेरिकी बाजार हैं बंद, तो थोड़ा सा डर है कम। यूरोप के बाजार 0.5% नीचे है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं, मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स भी अब आप देखिए थोड़ी थोड़ी रिकवरी के संकेत देते हुए दिख रहे हैं, एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, और उसका फायदा उठाते हुए भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर फिर से पहुंचते दिख रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटे की शुरुआत डे हाई के आसपास, ये है निफ्टी का हाल इस वक्त बाजार का दीप। और देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो क्या एक्शन है, देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है और लग रहा है कि डाउ फ्यूचर्स भी इंतजार कर रहे थे फाइनल ट्रेड शुरू होने का, क्योंकि अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। एट लोएस्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि लगभग 80 अंकों की गिरावट थी, तो रिकवरी वहां पर भी आती हुई आपको दिखी है। पर सर, बाजार के एक्शन पर ही बात करना चाहूंगा। सुबह 9:30 के करीब जो 15,800 के ऊपर निफ्टी गया, तब से वो 15,800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, पर 15,830 के ऊपर भी नहीं जा पा रहे। तो लगभग 9:30 से अब तक हमने देखा है कि 30 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पर ट्रेड हो रहा है, बट मजबूती के साथ एक्शन हो रहा है। किस तरह समझे इसे सर? अब जाएगा दीप, नहीं गया तो कोई बात नहीं, अब जाएगा। और अब 15,860 ये पहला टारगेट अब बचे हुए समय के लिए होगा, 15,835, और यहां से अब तेजी बनेगी। और देखिए क्यों बनेगी वो बताता हूं। हालांकि ये 2:30 बजे के डेटा देखने के बाद मुझे कहना चाहिए, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए दिल में आए तो फिर इंतजार किस बात का, मजबूती है। और आप देखिए निफ्टी यहां से दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और क्यों होता दिख रहा है मैं बता देता हूं। 15,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था शुक्रवार की क्लोजिंग का 42 लाख शेयरों का, और आज सुबह सुबह आपने 15,800 के नजदीक शुरुआत की, एक बार फिसले। और आपको याद होगा सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 15,000 जहां खुला है वहां पे भी लीजिए, और 15,760 आए तो वहां पर और ऐड कीजिए। आज का लो 15,762 का है, 15,835 ऊपर का लेवल दिया था वहां तक आ गया। लेकिन जिस तरह से एक बार वहां से रिकवर होके 15,800 के नीचे जाने से बाजार इनकार कर रहा है, अब अगले बचे हुए 1.5 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी और फ्रेश खरीदारी भी। तो मुझे लगता है 15,860 मिनिमम है, 15,860 870 तक जाने की तैयारी है निफ्टी की बचे हुए समय में 1.5 घंटे में। और बहुत जोर आ गया, डाउ फ्यूचर को जोश आ गया, तो हो सकता है हम थोड़ा और बढ़त बनाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे लगता है 25-30 पॉइंट की जगह और खुलती हुई दिख रही है बाजार के लिए, कम से कम इतना तो आखिरी 1 घंटे में नजर आ रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,200 के आसपास सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी है, लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं इस लेवल पर उतना बुलिश नहीं हूं। है अपसाइड, इसका मतलब ये नहीं है 35,200 से 35,350, लेकिन मैं जैसे जैसे 35,350 के नजदीक पहुंचेंगे वहां मैं बैंक निफ्टी को बेचने के बारे में सोचूंगा, प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा बजाय खरीदने के। लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है अब भी 15,860 और 15,890 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। और ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी पर 35,350 पहले, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 35,550 के आसपास, वो संभावना थोड़ी दूर की लगती है। इसलिए बैंक निफ्टी कंजेशन जोन में घुसेगा यहां से 35,200 से लेकर 35,350 में। निफ्टी में अभी भी जगह है, थोड़ी और अपसाइड बनेगी जी।
बिल्कुल सर, तो बढ़िया बात है। निफ्टी में और अपसाइड आती हुई दिख सकती है। 860 और फिर 890 के लेवल्स पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा विश्लेषण पर भी चर्चा करेंगे और एग्जैक्ट लेवल्स भी निकालेंगे, बट ऊपरी स्तरों पर हैं बाजार जैसे हम क्लोजिंग शो शुरू कर रहे हैं। और आइए, शुरुआत में ही कुछ बढ़िया कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। बिगुल, सबसे पहले किरण जी के लिए, किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। एक महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। बाय करना है मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस अभी 1336 1340 के आसपास मिल रहा है फ्यूचर्स में। बाय करने की सलाह है। 1318 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा मानना है कि ये 1600 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, जो कि कल तक आ जाना चाहिए। और 1600 के 1580 के ऊपर की क्लोजिंग कहीं पे भी मिलती है तो 1650 1660 के टारगेट्स आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इसी हफ्ते। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। रिस्क समझ के आपको आपकी पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। और डिस्क्लेमर के तौर पे हमने हमारे क्लाइंट्स को ये कॉल दी हुई है दोपहर के 11:30 12 बजे के आसपास। बिल्कुल। और उससे पहले जय ठक्कर ने भी आज सुबह के शो में मुथूट फाइनेंस का 1500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी थी और देखिए वो कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन कॉल है मुथूट फाइनेंस। यहां पर खरीदने की राय 1480 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस 1600 और 1660। वागले साहब फुल फॉर्म में। फुल फॉर्म का मतलब ये नहीं कि अगर कॉल नंबर 2 है इसका मतलब फॉर्म की में कहीं कमी है। कॉल नंबर 2 है तो कॉल्स भी दो हैं वागले साहब के पास। तो वागले साहब के लिए जोरदार बिगुल, वागले का वंडर। बनाए वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी आपको गेस करना है मेरा स्टॉक कौन सा है, क्योंकि मेरे पास 2 स्टॉक है, एक मेरा वाला है एक आपका वाला है। आपको आपका वाला स्टॉक गेस करना है। खाली आपका वाला तो आईबुल हाउसिंग, इसमें कोई गैस करने वाली बात ही नहीं। दूसरे का पता नहीं। नहीं, इसके लिए मैंने पूछा आपको आपका वाला गेस करना है। मेरा वाला तो बराबर है, उसका मैं ट्रेड सेटअप दे देता मैं हूं। कोशिश करता हूँ। हाँ चलो हिंट देता हूँ अनिल जी, हिंट देता हूँ। जी बताएं। अनिल जी उसका प्राइस आईबुल के आसपास ही है अभी, और क्या मैं बोलूं। ओके चलिए, तो आप आईबुल का लेवल्स दीजिए, तब तक मैं ढूंढता हूं आपका। मैं दूसरा वाला स्टॉक भी मैं पता लगाता हूं। ओके, मिल गया, वेदांता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनिल जी मैं आईबुल का सेटअप देता हूं। वैसे हमने मॉर्निंग में दिया, हाँ हमने मॉर्निंग में दिया था, इंट्राडे के लिए बुक किया। ये पोजिशनली मुझे अभी 300 के पार जाने की तैयारी लग रही है। 274 75 में भी करेक्शन आता है, 272 तक बाय करे। 268 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 300 305 का 1 से 2 दिन में भी 3 दिनों का टारगेट है और शायद ये ऑन द अपसाइड सरप्राइज करेगा। वेदांता 270 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से निकाला है, मुझे लगता है ये 280 282 के दिन के लेवल्स आज के दिन में ही लेके जा सकता है। और पोजिशनली इसमें भी 295 टू 300 के टारगेट्स है। बिल्कुल, तो वेदांता, इंडिया बुल्स, हाउसिंग दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। एक वागले साहब का स्टॉक, एक अनिल जी का पसंदीदा स्टॉक, दोनों हैं बढ़िया एक्शन में। 3 से 4% की तेजी, नजर रखिए इन काउंटर्स पर। आइए, कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। सुमित जी भी एक कॉल दे रहे हैं, पर उससे पहले कतार में है सचित जी, बिगुल उनके लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरे भी यहाँ पर 2 कॉल्स है, क्योंकि मुझे लग रहा है आज लंबी कतार लग सकती है कॉल्स की। जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी या बैंकिंग इस हफ्ते में फोकस होने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 36,300 400 के आसपास के स्विंग्स बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। सो उसी लिहाज से जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है अराउंड 1728 के आसपास का एक स्विंग बना है, तो 1730 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 1760 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। एंड पोजिशनली यहाँ पर 1810 की तैयारी करनी है, खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक को।
और जो दूसरा काउंटर है वो है हेवल्स, जहां पर ऑलरेडी एक अच्छा स्विंग रिवर्सल बन चुका है। अपने 8 दिन के कंसोलिडेशन से यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1005 के आसपास। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 1038 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए एंड पोजिशनली 1065 की करनी है तैयारी एंड बाइक करनी है हेवल्स इंडिया में। चलिए, तो हेवल्स पर रखिए नजर। कोटक बैंक पर एक्शन आ रहा है। 6 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और उसमें से आप देखिए ज्यादातर फाइनेंशियल्स हैं, बट और भी अलग अलग स्टॉक्स आ रहे हैं फोकस में। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद है। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक ही है और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में नजर रखें। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 645 646 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम अब बढ़ना चाहिए। ऊपर में 655 रुपए से लेके 665 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद चलना स्टार्ट किया है, तो इजीली रुकेगा नहीं। एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। ऐसा होने पे इन बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 634 635 नीचे में सपोर्ट है, तो 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 655 और 665 ये टारगेट जल्दी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 650 वाला कॉल अभी 13 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 650 के कॉल पे खरीदारी करें। ऊपर में 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के टारगेट 650 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 655 से 665 के लेवल देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक एक और फाइनेंशियल स्टॉक जोड़ लीजिए लिस्ट में, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। भरपूर एक्शन है। बैंक निफ्टी और मोमेंटम अब पकड़ते हुए दिख रहा है। लगभग 400 अंकों की तेजी है। 35,200 पर आ रहा है बैंक निफ्टी। 15,830 के पार है निफ्टी। डेज हाई पर है बाजार। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जहां पर बाजार की नजर है, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज 3 बजे पीएनबी हाउसिंग की जो बोर्ड बैठक है इस पर फोकस है। इसके अलावा टाटा पावर की एजीएम भी 3 बजे होने जा रही है। ओपेक की क्रूड उत्पादन को लेकर बैठक जो आज फिर होगी, इस पर नजर और इसके फैसले पर फोकस रहेगा। अमेरिकी बाजार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेंगे, तो कल सुबह अमेरिकी बाजार से हमारे पास ट्रिगर्स नहीं होंगे। कल कोफोर्ज की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। एक्स डिविडेंड की अगर बात करें, सेंचुरी टेक्सटाइल, जेएमसी प्रोजेक्ट, पिरामल एंटरप्राइजेस, एसकेएफ इंडिया, ये तमाम शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 7 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड जिसका 880 रुपए से 900 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा जीआर इंफ्रा का आईपीओ भी खुलेगा। दोनों ही आईपीओ 7 से 9 जुलाई तक खुलते हुए दिखेंगे। प्राइस बैंड जीआर इंफ्रा का 828 से 837 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रेडिंगटन की बैठक होने जा रही है। बोनस शेयर जारी करने पर इस बोर्ड बैठक में विचार हो सकता है। एफओएमसी की बैठक के मिनट्स भी 7 जुलाई यानी बुधवार के दिन जारी होते हुए दिखेंगे, और कल्पतरू पावर, मयूर यूनिकोटर्स, अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स जैसे शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए 7 जुलाई को दिखेंगे। तो आज से लेकर बुधवार तक के ये ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की बनी हुई है नजर। रखते हैं यहां पर एक्शन का भरपूर। आइए खबरों वाले स्टॉक्स जाने, उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर कॉल आ रही है बिगुल चार्ट कॉर्नर का। क्लोजिंग शो के लिए कुणाल जी आज ब्रेक पर हैं, सिर्फ बंसल जी हैं हमारे साथ। बंसल जी, गुड आफ्टरनून, ओवर टू यू सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। चार्ट कॉर्नर पे क्या हमारी इंडिगो में देखें तो पिछले 3 दिनों से जिगजैग पैटर्न में घूम रहा है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। शॉर्ट टर्म के अंदर सारे स्टॉप लॉसेस मैच करा रहा था। 3 दिन के हाईस के ऊपर निकला है। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, इंडिगो एक सरप्राइज स्टॉक हो सकता है जो एक अच्छा अपमूव दिखाए। तो 1740 1740 का स्टॉप लॉस है। 1778 पहला टारगेट है। 1790 दूसरा टारगेट है, और इंडिगो है चार्ट कॉर्नर पिक। बिल्कुल, तो इंटरग्लोब एविएशन एक और अनलॉक से जुड़ा स्टॉक्स वहां पर आपको रखनी नजर। ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स में आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कई सारे होटल और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स आपको अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पर आइए वरुण भी हमारे साथ हैं आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में बताने के लिए। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं।
गुड आफ्टरनून दीप। देखिए आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी और काफ़ी सारे बैंकिंग काउंटर्स जिन्होंने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है। सबसे पहले HDFC बैंक की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट्स में करीब 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। कासा डिपॉजिट में 0.6% की हालांकि गिरावट हुई है और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट में 13.2% की बढ़ोतरी, एडवांस में 14.4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एडवांसेस में करीब 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। इंडसइंड बैंक, इनका भी जो क्वार्टरली अपडेट है वो आया है। एडवांसेस में करीब 7% यानी 7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और डिपॉजिट में सालाना 26% की बढ़ोतरी हुई है। क्यू ऑन क्यू कासा रेशियो जो है 41.8% से बढ़ के 42.1% पे आया है। डिपॉजिट सालाना 26% के आसपास बढ़े हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। IEX यहाँ पे इस कंपनी का भी अपडेट आया है। जून में पावर मार्केट ट्रेडिंग जो है उसमें 48% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इस कंपनी ने दर्ज की और वॉल्यूम्स में 44% के आसपास की बढ़ोतरी है। कैडिला यहाँ जाइडस कैडिला की अर्जी पर आज SEC की एक बैठक है। समिति की सिफारिश पर ही अर्जी पर फैसला संभव हो सकता है कैडिला के लिए, तो इसके लिए नजर रखिएगा। हेरम्बा इंडस्ट्रीज यहाँ गुजरात प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्यावरण की मंजूरी जो है वो मिल गई है इस कंपनी को। एफएल इंडिया यहाँ पे एपनेक्स्ट से पेमेंट ट्रांसफर पूरा इस कंपनी ने किया है। एपनेक्स्ट से सब्सिडरी को पेमेंट ट्रांसफर जो है वो इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। आदित्य बिरला कैपिटल, क्योंकि खबर ये आई है कि आदित्य बिरला फाइनेंस ने पेटीएम के साथ एक करार किया है, कम रकम के कर्ज देने के लिए ये करार किया गया है। NTPC मिडिल ईस्ट में फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए इस कंपनी ने बोलियां मंगाई है। ITD सीमेंटेशन को ऑर्डर मिला है 585 करोड़ का। रामकृष्ण फोर्जिंग इक्रा ने अपना आउटलुक बदला है, स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है। कुछ ब्लॉक डील्स जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक 47.4 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और पेट्रोनेट LNG में 15 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और आशीष सर के पास चलते हैं, जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी और स्प्रेड। आशीष सर, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी, मार्केट ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस नैरो रेंज में है। आज हमने 100 पॉइंट की मूव देखी है, लेकिन ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज वही है, 100 पॉइंट पीछे घटा भी था। तो अनिल जी, जो ब्रॉड रेंज है नैरो 15,600 और 16,000। तो अनिल जी, कोई जल्दबाजी में 16,000 भी नहीं टूट रहा और जल्दबाजी में 15,600 भी काफी हद तक नैरो रेंज में है। तो अनिल जी, एक इस एक्सपायरी का थर्सडे के लिए एक नया स्प्रेड है निफ्टी का। आफ्टर दिस अप मूव देयर इज अ चांस कि अगर 850 निफ्टी क्रॉस करता है तो 950 की तरफ जा सकता है। तो अनिल जी, उसके लिए 15,800 की एक कॉल लेनी है और 15,900 की 2 कॉल बेचनी है। ये जो स्प्रेड है अनिल जी, ये 16 रुपए में बन रहा है। 15,800 की एक कॉल लेनी है, 15,900 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड 16 रुपए में बन रहा है। तो अनिल जी, 15,816 से 16,000 तक ये स्प्रेड है, हमारा सेफ स्प्रेड है। अगले 2-3 दिन की रेंज है और यही नैरो रेंज लगती है अनिल जी। बहुत ही थीटा दिखे भी चलेगा, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अभी निफ्टी में नहीं लगती है। तो इस पॉइंट पर तो अनिल जी अभी भी जो पिछला व्यू था वो स्टेटस को है कि इसी नैरो रेंज में मार्केट रहेगी। और अनिल जी, अपडेट है 5 स्प्रेड का, जिसमें से टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, नाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के अनिल जी उस दिन के भाव से बाकी चारों स्टॉक अपने उस दिन के भाव से थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ चलने शुरू हो गए हैं। कंसोलिडेशन भी हुआ, उसके बाद ट्रैक्शन भी शुरू हुआ और ऊपर बढ़ सकते हैं। तो इन ऑल अनिल जी अपडेट यह है कि पांचों स्प्रेड एज ऑफ नाउ प्रॉफिट में है। बिल्कुल बने रहे, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्प्रेड्स अनिल जी बहुत ही अच्छे प्रीमियम पे बहुत ही बढ़िया टाइम पे बन चुके हैं। उसके साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। एक स्प्रेड अनिल जी स्टॉक का मैं और दूंगा, वो अभी जब 10-15 मिनट में हम बात करेंगे तो बीच में मैं देता हूं। चलिए ठीक है, तो एक और स्प्रेड आ रहा है आशु सर की तरफ से, बट SBI, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, नाल्को, टाटा स्टील के जो स्प्रेड्स दिए थे वो मेंटेन है। और इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए एक और स्प्रेड 15,800 की कॉल खरीदे, 15,900 की 2 कॉल्स बेचे। ये है आशु सर की तरफ से। मेटल स्टॉक्स में भी बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, इन सभी स्टॉक्स पर रखिए नजर, एक्शन बन रहा है। सेल में भी आज हम खरीदारी देख रहे हैं, 1.5% ऊपर ये काउंटर भी आते हुए दिखा है। नाल्को वैसे तो वायदा कारोबार के बैन लिस्ट में है, पर नजर रखिए आज भी अच्छे मोमेंटम में ये आते हुए दिख रहा है। हिंडाल्को पर जरा बागले साहब से राय लें, क्या करना चाहिए बागले साहब? 3.5% ऊपर। दीपांशु, इसका पैटर्न एग्जैक्टली वेदांता के साथ मिलता है। इनफैक्ट मेरे को चॉइस था मैं वेदांता कवर करूं या हिंडाल्को कवर करूं, दोनों का एब्सोल्युटली सेम है। मुझे लगता है हिंडाल्को 390 के करंट भाव से 391 पे मैं 400 की बात करूंगा, जो आज के दिन या मे बी
कल सुबह पहले हाफ में आना चाहिए, तो आपको 387 के स्टॉप लॉस से एंट्री यहाँ पर भी ली जा सकती है। 1% का इंट्राडे स्टॉप लॉस अच्छा है और मुझे लगता है 400 के लेवल्स आज या कल सुबह तक आने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए हिंडाल्को पर भी आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखा है। मेटल्स में है बढ़िया तेजी, इस स्पेस में है एक्शन भरपूर। पर हम बात कर रहे थे कि आप नजर रखिए फाइनेंशियल्स पर, और ढेरों एनबीएफसीज बैंक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये एक स्पेस है जहां पर अच्छी मूव है। आइए एक ऐसी एनबीएफसी के बारे में बात करें, एलआईसी हाउसिंग। इस पर क्या नया चल रहा है, कुछ नए अपडेट्स भी हैं, देवांशी बताने के लिए तैयार हैं। देवांशी बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले पूरे साल में हमने देखा है कि जो अफोर्डेबल होम्स की जो बिक्री है उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखी, और अब धीरे धीरे क्योंकि हमने देखा कि जो मांग है उसमें हल्की सी कमी आती हुई दिख रही है, तो अब एनबीएफसी कंपनीज हैं जो कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो दरें हैं अफोर्डेबल होम सेगमेंट में वो और भी ज़्यादा कम कर दी है। यानी कि अगर आप ओवरऑल सेगमेंट्स में देखें, बैंक्स हों, निजी बैंक्स हो, सरकारी बैंक्स और एनबीएफसी में सबसे सस्ते दरों पर अब अफोर्डेबल होम्स पर जो लेंडिंग रेट्स है वो प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। 6.67% ये नए जो रेट्स हैं वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऑफर करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये 50 लाख के नीचे ही अगर आपको लोन चाहिए तो ये रेट्स आपको अप्लीकेबल होंगे। क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, जो सिबिल स्कोर हम कहते हैं, अगर वो अच्छा है तो आपको इसी ब्याज दरों में रेट्स मिलते हुए दिखेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक हम देख रहे थे केवल निजी बैंक्स और साथ ही जो सरकारी बैंक्स हैं वो मार्केट शेयर के लिए यहाँ पे फाइट करती हुई दिख रही थी, और जो सरकारी बैंक्स हैं उनका कुल मार्केट शेयर होम लेंडिंग सेगमेंट में 45% के आसपास 3 साल से बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो एनबीएफसीज हैं जैसे कि रेपको होम है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी अफोर्डेबल स्पेस में अग्रेसिवली आती हुई दिख रही है, अग्रेसिवली फाइट करती हुई दिख रही है और अपने लेंडिंग रेट्स को काफ़ी कम करती हुई दिख रही है। अब उनका भी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख सकता है, ये संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। तो निजी बैंक्स तो थे ही जो फाइट कर रहे थे, अब जितने भी एनबीएफसीज हैं उनको भी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाने के लिए अपने लेंडिंग रेट्स कम करते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए सरकारी बैंकों से भी कम लेंडिंग रेट पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो फिलहाल लोन देते हुए दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आपको लगातार फोकस करना है। बिल्कुल, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपटीशन बढ़ा रहा है और लोन रेट्स कम कर रहा है। नजर रखिए इस चार्ट पर भी। सचिन जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कैसी लगती है ये चार्ट सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर इसका मैच्योर हो चुका है, एंड ऑन द हायर साइड ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जो एक हर्डल रेट है 480 के आसपास वो जल्द ही पार हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इसे ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, स्पेशली आरएसआई पे अगर हम देखें तो 50 के आसपास पहुंच चुका है एंड एक कन्वर्जेंस की गुंजाइश है, तो मुझे लग रहा है इसके वजह से प्राइस एक्सपेंशन नज़र आ सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 466 के आसपास, एंड 480 एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक होने के बाद काफ़ी बड़ा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 485, 488 ये पर्टिकुलर जोन होंगे जहाँ पर स्टॉक को वापस रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी हाउसिंग पर नज़र। और क्योंकि हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं तो आइए एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नज़र डालें। सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छी मूव आ रही थी और अब दोपहर में डीएलएफ पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ये भी एक स्टॉक है जो मोमेंटम में है। बंसल जी, डीएलएफ पर क्या करना चाहिए? फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं 290 के ऊपर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक डेफिनेटली एक जरूर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। ऊपर में यहाँ देखें तो दीपांशु 293, 293.5 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो वो लेवल्स जब निकलें तब यहाँ पर एक बड़ी खरीदारी की राय होगी। एल्स जिन्होंने ले रखा है वो 293 के टारगेट के लिए होल्ड करें। अगर रियल एस्टेट में कुछ फ्रेश खरीदना है तो दीपांशु कैश के अंदर ये ओबराय रियलिटी शायद फ्राइडे को भी डिस्कस हुआ था, हल्की फुल्की करेक्शन पे ओबराय रियलिटी को खरीदारी की राय होगी। रियल एस्टेट स्पेस के अंदर टॉप पिक जो है मेरी नजर में वो मुझे ओबराय रियलिटी लगता है। चलिए, तो ओबराय रियल्टी इस पर रखिए नजर। डीएलएफ तो मोमेंटम में है ही, बट ओबराय रियल्टी ये काउंटर है जो और एक्टिव आपको इस समय होते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से और कितना मोमेंटम काउंटर पड़ जाएगा। रिसेंटली हमने ओबराय रियल्टी पर बात भी करी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।
सेठी साहब की पिक ऑफ द डे था। पिछले हफ्ते 1 जुलाई को उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, खरीदारी की राय देकर गए थे और सिमी जी को भी ये काउंटर पसंद आया था। पिछले हफ्ते सिमी जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। आइए सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो बिगुल के साथ स्वागत करते हैं सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, ओबरॉय रियल्टी एक बार फिर से फोकस में, पर बताएं इस समय कौन सा स्टॉक आपके रेडार पर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। इस समय एक कॉल मैं देना चाहूँगी स्टॉक में। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कली। स्टॉक करंटली 440 के आसपास है। 450 के ऊपर जाएगा तो और भी चार्ट में स्ट्रेंथ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेशन है दीपांशु। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी छोड़ना नहीं है। बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट, मैं शायद ये सालाना ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है दीपांशु, तो मुझे लगता है कि 490 से 500 तक का टारगेट हो सकता है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। तो मेरा इस बार का अभी का स्टॉक है गुजरात एल्कलीज। गुजरात एल्कलीज ये है वो स्टॉक जो सुबह आज 10 की कमाई में जय ने भी दिया था, जहां पर 470 के जय के टारगेट थे, उसके बेहद करीब उस तरफ तेजी से दौड़ लगाता हुआ 432 रुपए में जय की तरफ से खरीदारी करने की राय आई थी 490 और 500 के टारगेट के लिए। सिमी जी कोई स्टॉप लॉस बताएंगे आप? 440 के आसपास है अनिल जी, और ब्रेकआउट लग रहा है 450 के ऊपर ही फ्रेश ब्रेकआउट आएगी। फिलहाल का स्टॉप लॉस तो 438 का होगा। 438 के नीचे अगर कोई किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 500 का टारगेट के लिए होल्ड करना है तो थोड़ा बहुत नीचे लोअर लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाइए 430 का। और जो इंट्राडे के लिए ले रहे हैं उन लोगों को 436 का स्टॉप लॉस मैं दे दूंगी। 436 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के लिए मतलब कल तक के लिए होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है कि 470 से 480 का लेवल कल तक और परसों और 2-1 दिन में 500 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और सचिन जी की तरफ से भी शुक्रवार को गुजरात एल्कलीज में खरीदारी करने की राय आई थी। यहाँ पर मेरे ख्याल से 411-12 के आसपास उन्होंने भी दिया था। सचिन जी आपका भी टारगेट 430, 465 दो यही टारगेट थे अगर मुझे सही से याद है। जरा एक बार अपडेट दें आप। जी बिल्कुल अनिल जी, दोनों टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है डेफिनेटली अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर मैं वीकली डेटा को देखूं तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 520 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो स्टॉप लॉस अगर किसी के पास रखना है तो स्टॉप लॉस होगा अराउंड 430 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए करने चाहिए ऑन अ डिक्लाइन। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है तो 520 तक ये पर्टिकुलर रैली भी एक्सटेंड होनी चाहिए। संभावना अभी भी होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। भले 470 के टारगेट हैं सचिन जी के, पहला टारगेट हासिल होता हुआ सुमित जी का सुपर हिट और उसके बाद आशु सर की तरफ से भी एक स्प्रेड। बताएं सुमित जी। अनिल जी एक तो अपडेट, सुबह जब दाल की बात हो रही थी तो चावल के स्टॉक्स भी रडार पे आए थे। तो केआरबीएल हमने बाय का व्यू दिया था। स्टॉक अभी 11% ऊपर है, 289 का हाई लगा और अभी 287 चल रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक तो पोजीशन होल्ड करना है। अच्छा खासा स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 295 से 325 के टारगेट है पोजिशनली। ये तो था अपडेट केआरबीएल के ऊपर। अब जो स्टॉक बाय का रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है अनिल जी 61 रुपीज 50 पैसा, 61 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। सुबेक्स जिसका सिंबल है सुबेक्स लिमिटेड। इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। स्टॉक के अंदर 2011 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, यानी 10 साल के हायर लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। डेली और वीकली चार्ट दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद सुबेक्स के अंदर अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 68 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट दिखाएगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट, लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके भी ऊपर के होंगे। तो 57 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के सुबेक्स में खरीदारी करें और 68 से 70 के टारगेट्स के लिए में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी एक स्टॉक स्प्रेड है, ये भी मंथली स्टॉक स्प्रेड है। इसको उस 5 की लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। छठा स्प्रेड है ये। स्प्रेड है अनिल जी भेल में। अनिल जी भेल की कंसोलिडेशन, वो अपर मूवमेंट, उसके बाद मूवमेंट के बाद नीचे करेक्शन और कंसोलिडेशन हो गई है।
तो अनिल जी भेल का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। 65 स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है अनिल जी, 4 रुपए 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे का रेट है, और 75 की 2 कॉल बेचनी है जिसका भाव है अनिल जी 1 रुपए 5 पैसे 10 पैसे। तो अनिल जी 65 की एक कॉल बाय, 75 की 2 कॉल सेल भेल में। अनिल जी ये स्ट्राइक इस स्प्रेड का कॉस्ट बनेगी सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए का मतलब है अनिल जी 65 प्लस 2, 67 में भेल का आपका फ्यूचर खड़ा हो गया। वर्स्ट केस में अनिल जी लॉस है 2 रुपए का, और 2 रुपए देखिए अब ऑलरेडी 66, 30, 40 का भाव चल रहा है, तो आप 1 रुपए 30 पैसे तो इन द मनी है, और अनिल जी स्प्रेड सेफ है 85 तक। तो अगले 15-20 दिन के लिए अनिल जी 67 to 85 ये इतना बड़ा मतलब रेंज है जिसमें कहीं पे भी भेल जाता है आपको प्रॉफिट होगा। अनिल जी मैं एक चीज फिर रिपीट करता हूं व्यूअर्स के लिए, और अपना व्यू है जो बार बार एम्फैटिकली बोल रहा हूं कि अनिल जी अब ये मार्केट है, वो मोमेंटम, वो पर्पल पैच और वो जो जिस तरह के भागने का स्टॉक होता था वो टाइम निकल गया है। तो या तो हम अपने आप को ढाल लें, अलाइन कर लें, एडजस्ट कर लें, और अगर हम होप में रहेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। तो ये स्टॉक जो चलना है वो धीरे धीरे चलेगा। अब जैसे अनिल जी टाटा पावर धीरे 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 करके 4-5 दिन से 8 दिन नीचे, उसके बाद ऊपर आया, तो स्टॉक्स वही अच्छे वाले। लेकिन अगर आप स्प्रेड्स में रहेंगे, एक तो डरेंगे नहीं, बोल पैसा बहुत लिमिटेड होगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अनिल जी कैपिटल प्रोटेक्शन इस लेवल पे बहुत जरूरी है। तो ये छठा स्प्रेड है अनिल जी भेल का, रेंज छोटी रहेगी, आपको थोड़ा पैसा लगा के अनिल जी पार्टिसिपेशन पूरी है। और अनिल जी वो जो वाइड स्विंग्स और वो शॉर्ट कवरिंग जो जिसकी भी अभी आप भी मेंशन कर रहे थे, मैं आपको बार बार थोड़ा सा बीच बीच में अपना व्यू देता हूं कि अब अनिल जी वो बहुत इस लेवल पे भी और इन आईवीज पे भी, क्योंकि सेलिंग बहुत कम हो गई अनिल जी। जो थीटा डिके के लिए जो ऑप्शंस बिकती थी, मार्जिन बढ़ गए हैं, प्रीमियम्स कम हो गए हैं, तो वो एक प्रूडेंट ट्रेड नहीं रहा। तो इसलिए वो जो स्विंग्स है अनिल जी वो शॉर्ट कवरिंग वगैरह के मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगते आजकल। चलिए ठीक है, तो बाजार में तो एक्शन आपको आते हुए दिखेगा, बट स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस बनाना है। बीएचईएल भेल पर खरीदारी करें, 65 की कॉल खरीदें, 275 की कॉल बेचनी है, ये है आशु सर की राय, और 85 तक ये स्प्रेड आपके लिए सेफ रहेगा। पर आइए देखते हैं बाजार पर अनिल जी की क्या राय है बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। सर बाजार की बात करें, ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार आज शाम बंद है, पर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सुस्ती हो रही है, हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। अब एकदम सपाट कारोबार है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी मामूली गिरावट है, कम वॉल्यूम्स हैं और स्लो ट्रेड वहां पर हो रहा है। यूरोप की बात करें तो ठीक ठाक शुरुआत हुई है, यूके के बाजार पॉजिटिव हैं, जर्मनी और फ्रांस में आपको मामूली सी गिरावट दिख रही है, कोई वैसा बड़ा मूवमेंट नहीं है। एशिया में आज हमने देखा लगातार हांगकांग में फिर से कमजोरी थी, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि चीन ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर थोड़ा अपना कंट्रोल और बढ़ाया है। पर चाइना के बाजार पॉजिटिव थे, जापान में हमने हल्की गिरावट देखी थी, और फाइनली कच्चे तेल में मोमेंटम है। आज ओपेक की फिर से बैठक होने वाली है उत्पादन पर फैसला लेने के लिए। पर बताएं सर क्या करना चाहिए? ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं, थोड़े सुस्त हैं। बिल्कुल दीप, और चूंकि आज अमेरिकी बाजार बंद है तो डाउ फ्यूचर्स बहुत ज्यादा शायद रुझान दिखाए न दिखाए, सुस्ती वाला मामला है। हमारे यहाँ शुक्रवार से जो रिकवरी शुरू हुई है वो आगे मजबूती से बढ़ती हुई दिख रही है। और आप देखिए आज के जो दोनों लेवल्स ऊपर के दिए थे, 15,835 एग्जैक्टली हाई वही बनाए, 35,200 से 35,350 जो सेल जोन है बैंक निफ्टी का, आज का बैंक निफ्टी का हाई भी 35,200 का एग्जैक्टली है, और 35,835 से 35,890 का जो सेल जोन है वहीं पर एग्जैक्टली हाई बनाया। और सुबह जो 9:08 पर प्री ओपनिंग सेशन में भी हम कह रहे थे कि 15,760 पर आपको खरीदना चाहिए, बॉटम वही है, 34,925 पर खरीदना चाहिए, बॉटम वही। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है जहां दोनों तरफ की लेवल और रेंज को बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है। एकदम जहां रुकावट का लेवल है वहीं रुक रहा है, और जहां आपको सपोर्ट लेना चाहिए वहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। तो बैलेंस मार्केट है, बायस तेजी की तरफ है। क्यों है? 15,800 के पार निकलकर पूरा दिन जो बाजार ने बिताया है वो ताकत की संकेत दे रहा है। आज मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि 15,800 के ऊपर बाजार बंद हो, और अगर 3 बजे के पहले तक अगर 15,835 के ऊपर टिक जाता है बाजार, तो फिर 15,860, 15,890 के लेवल्स आज या कल सुबह तक आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अगर 15,835 के ऊपर ना टिके और अगर 15,800 के ऊपर बंद हो जाए, तब भी आपके लिए रुझान कल के लिए तेजी का है। 15,835, 15,860, 15,890 3 टारगेट के लिए निफ्टी पर। तो मैं निफ्टी पर पॉजिटिव हूं बचे हुए समय के लिए भी और कल के लिए भी। ये एक बार निफ्टी का आपके लिए लेवल हो गया। क्यों हूं वो बता देता हूं। 15,800 की कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का, उसके ऊपर आपने लगभग आधे से ज्यादा दिन बिताया है। जाहिर सी बात है कि जो शॉर्ट सेलर्स है थोड़ा रिस्क फील करेंगे।
हालांकि शॉर्ट वो काटेंगे तभी जब 15,900 के पार निकलकर निफ्टी टिके। आमतौर पर शॉर्ट तब कटती है जब अगले 100 पॉइंट के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, जो कॉल आपने बेची है। तो जब तक 15,900 नहीं कटता तब तक तो शायद फिर भी होल्ड करेंगे, लेकिन 15,900 के बाद काटेंगे। लेकिन हाँ, नए शॉर्ट्स करने के पहले सोचेंगे, ये एक साफ संकेत है। दूसरा, 15,800 के पुट पर आज 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है, तो तगड़ी पुट राइटिंग हुई है, यानी कि तेजी की पोजीशन बनी है। तो मेरा ये मानना है कि 15,800 के नीचे हम बंद नहीं होंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में 15,775 ये आज की आपकी क्लोजिंग है। उस लिहाज से कल के लिए और आज बचे हुए समय के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाने का मुझे मौका नजर आता है निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी में। जो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट निफ्टी खरीदने का है, बैंक निफ्टी में कम है। और क्यों है? बैंक निफ्टी 35,200, 35,350, 375 जो रेंज है वो कंजेशन जोन है, इस रेंज में आकर रुकता है। तो यहां पर अगर 35,350 के आसपास आज मिलता है तो मैं वहां पर पुट खरीदने की या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दूंगा। एक बार 35,550 क्रॉस करेगा तब फ्रेश खरीदारी करेंगे, या फिर वापस 35,000 के नजदीक आएगा तब खरीदेंगे। तो बैंक निफ्टी में 35,200, 35,350 की रेंज में खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। वापस आपको एंट्री करनी है खरीदने की तो 35,000, 35,050 की रेंज में आने दें, वहां पर बैंक निफ्टी खरीदें। लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक चीज क्लियर है दीप, और वो ये कि पूरी संभावना इस बात की बन रही है कि 2 दिनों तक 35,000 के नीचे बंद होने के बाद आज बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बंद होगा। क्यों होगा वो देखिए। बैंक निफ्टी के 35,000 के पुट और 35,000 के कॉल एक ही सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, पुट का भी कॉल का भी, यानी कि तेजी और मंदी करने वाले दोनों एक ही लेवल पर अड़े हुए हैं। अब अड़े हुए तो भारी कौन है? भारी है तेजी करने वाले। क्यों? 2 वजह से। पहला, आप 35,000 के ऊपर वक्त बिता रहे हैं, आधे से ज्यादा दिन आपने वहां बिता दिया। दूसरा, 35,000 के पुट में आज 14 लाख शेयर जुड़े, जबकि कॉल से 7 ही लाख जुड़े थे, यानी कि आज तेजी करने वाले भारी पड़े हैं। तो 35,000 के ऊपर बंद होने के बाद आपको थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आती दिख सकती है, ऊपर जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर में रुकावट के लेवल हैं नेचुरली, जैसे 15,900 के आसपास निफ्टी में है, वैसे 35,350, 35,550 की रेंज में बैंक निफ्टी में भी है। तो आप हायर रेंज पे जा रहे हैं, हाई रेंज पे प्रॉफिट भी बुक करिए, वापस से इंतजार कीजिए नीचे आने का और वहां पर खरीदिए। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर आप हायर रेंज पे भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक्स के चार्ट्स अलग होते हैं, अलग लेवल्स होते हैं, अलग ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने हायर रेंज पर आ रहे हैं। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और होगी, उस शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाएं, थोड़ी खरीदारी और होगी, उसका फायदा उठाएं और हायर रेंज पे आप प्रॉफिट बुक करें। और अगर हायर रेंज आज नहीं मिलती है तो कल के लिए आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रेंज को रिस्पेक्ट करें और हायर रेंज पर मुनाफा वसूली भी आएगी, लोअर रेंज पर खरीदारी भी आएगी, बट अच्छा एक्शन है। 15,800 के ऊपर निफ्टी को रहना चाहिए और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को रहना चाहिए ताकि ये पॉजिटिविटी बनी रहे बाजार में। इस बीच बजाज हेल्थ केयर पर नजर डालिए, कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं। सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है ये कंपनी, पर अब खबर आ रही है कि ये एनएसई पर भी लिस्ट होने वाली है। ये है बजाज हेल्थ केयर। पिछले महीने हमने न्यूज पर व्यूज में भी बात करी थी मैनेजमेंट के साथ इस काउंटर के लिए, तो बजाज हेल्थ केयर पर रखनी है आपको नजर। जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट पर भी ये काउंटर आते हुए दिखाए। फिलहाल एक शार्प रिएक्शन के बाद फिर से थोड़ा फिसला है स्टॉक, आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है बजाज हेल्थ केयर। इस पर आई खबर, एक बार जरा चार्ट चेक भी ले लेते हैं इस पर सुमित जी के साथ। सुमित जी, सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, पर अब खबर आ रही है एनएसई पर भी लिस्ट होगा बजाज हेल्थ केयर 830 पर। चार्ट कैसा लगता है सर? दीपांशु देखिए, चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो पिछले 3 से 6 महीने के अंदर स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिला है। स्टॉक ने रैली स्टार्ट करी थी 500 रुपए के आसपास से और अभी 830 के पास आ चुका है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है अभी भी और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 890, 900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एक बार 900 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर ये मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चले, 880 या 900 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज हेल्थ केयर, नजर रखिए पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, हेवल्स के बाद जो काउंटर हमारे रेडार में है, हमारे क्लाइंट्स को भी ये वापस रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है सीमेंस लिमिटेड। यहाँ पर भी काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट पिछले 8 दिनों के कंसोलिडेशन को इसने अभी फिलहाल ब्रेक किया है। 2040 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2010 के आसपास। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 2085 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए।
बट पोजिशनली यहाँ पे 2140 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड में 2010 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे टारगेट होगा 2085 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2140 का। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। नजर रखिए इस स्पेस पर भी एक्शन है। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, गोदरेज प्रॉपर्टीज का आपने मॉर्निंग में जिक्र किया था और मैंने तब कहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मेरे पास एक क्लियर ट्रेड सेटअप है। 1414.35 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1500 तक जाने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम आज और कल का ही होना चाहिए। आपको रिस्क सिर्फ 15-16 रुपए की लेनी होगी। 1420 के नीचे जाता है काट ले। 1495, 1500 तक के टारगेट्स में कल तक देख रहा हूँ। ओके, तो ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। 1500 रुपए के टारगेट के लिए तेजी करें आप। ये है आपके लिए 1495, 1500, 1420 का होगा आपका स्टॉप लॉस। लेकिन एक स्टॉक जो आज है भरपूर एक्शन में, वैसे तो मेटल सारे ही मजबूती के साथ हैं, और लेकिन वेदांता यहां पर कुछ खास ही बात है, तेजी भरपूर होती दिख रही। बड़े दिनों बाद 270 के पार निकलकर बंद होने की तैयारी भी करता हुआ दिख रहा है। क्या डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं वेदांता में, क्यों है इतनी तेजी, बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण बताइए क्या है एक्शन वेदांता में? देखिए अनिल जी, दरअसल एक्शन ये हो रहा है कि स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन जो कि इस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि पावर क्षेत्र में काम करती है, उसका इसी साल आईपीओ आने की पूरी संभावना है। और माना तो ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक ही दरअसल इसका कंपनी का जो आईपीओ है वो बाजार को हिट कर सकता है। माना जा रहा है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जो है वो करीब 20% के आसपास का स्टेक जो है वो सेल करने वाली है, और 20% का स्टेक सेल करके करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए जाएंगे। इसके चलते इस कंपनी की जो पुल वैल्यूएशन है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास आती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ समय पहले ही इस कंपनी के जो वैल्यूएशन थे वो करीब 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ के आसपास आके जा रहे थे। वहां से इस कंपनी के वैल्यूएशन में एक स्टीप बढ़त जो है वो देखने मिली है। देखिए ये स्टरलाइट पावर जो है, आपको याद होगा 2016 में स्टरलाइट टेक से अलग हो जाता जो पावर कारोबार, ये वही है। कंपनी पावर के प्रोडक्ट्स, पावर के ट्रांसमिशन में कारोबार में है, और इंडिया और ब्राजील में इस कंपनी का काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा कारोबार है। करीब 13,500 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जो है इस कंपनी के पास है। और दरअसल टैरिफ मार्केट शेयर के लिहाज से पावर ग्रिड के बाद इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, करीब 31.5% के आसपास का, और पावर ग्रिड के पास करीब 36% के आसपास का मार्केट शेयर है। ब्राजील और इंडिया में इस कंपनी के पास करीब 25 प्रोजेक्ट है जो है। अगर फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो स्टरलाइट पावर ने FY21 में प्रॉफिट किया था 363 करोड़ का। जो रेवेन्यूज थे करीब 2,900 करोड़ के आसपास के थे। स्टैंड अलोन में बात कर रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ प्रमोटर जो है वेदांता और बाकी जो ग्रुप कंपनीज है, जैसे कि ट्विन स्टार मेन प्रमोटर जो है उसका 71.38% हिस्सा है, वेदांता का 1.56% हिस्सा है, कुल प्रमोटर का हिस्सा करीब 76.12% के आसपास का है। तो एक लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ कब आएगा। अब दरअसल माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ही ये आईपीओ जो है वो आ जाएगा, जिससे करीब 2000 करोड़ के आसपास का जो रकम है वो ये कंपनी जुटा सकती है। इसके लिए वेदांता में इस तरह का बज़ है, और आने वाले कुछ दिनों में शायद ये फोकस में रह भी सकता है, क्योंकि आईपीओ का बज़ जो है वो लगातार मार्केट में चल सकता है। तो स्टरलाइट पावर के आईपीओ लाने की तैयारी, और इससे 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी 20% अपना हिस्सा बेचकर, और ये है बड़ा ट्रिगर जिसकी वजह से वेदांता है आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। और वागले साहब की तरफ से भी रिकमेंडेशन आती हुई दिखी। आज वेदांता में क्लोजिंग वाले शो की शुरुआती बिगुल में 273 रुपए के आसपास वेदांता के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय दी है वेदांता। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं क्या लंबे समय बाद, क्योंकि काफी फंसा रहा है रेंज में? सचिन जी जरा चार्ट देखिए वेदांता के और बताइए आप। अनिल जी, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, और आज की जो प्राइस एक्सपेंशन है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 285 286 के स्विंग्स तो बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली यहाँ पर लगाना है अराउंड 266 के आसपास। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन जो था वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, और एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है अराउंड 286 एक इम्पॉर्टेंट टारगेट होगा। उसके बाद मुझे लग रहा है फ्रेश इवैल्यूएशन करने चाहिए, क्योंकि अगर वीकली चार्ट्स को अगर हम देखें
तो जो सप्लाई ट्रेंड लाइन है अराउंड 285 286 के आसपास, अगर वो निकल जाती है तो काफ़ी बड़े टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है जो करंट मोमेंटम है वो 286 तक तो एटलीस्ट एक्सटेंड हो सकता है, तो 266 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये है आपके लिए वेदांता में बने रहने की राय। अभी भी यहां से और तेजी बन सकती है। आइए अगला बिगुल है सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी, मेरा दूसरा स्टॉक होगा एनबी वेंचर्स। 117 के आसपास अभी भाव है और मुझे लगता है कि इसमें सालाना हाई 125 के आसपास बना था, जो कि 16 जून को बना था, और इस बार इस मूव में ये 125 का रेंज क्रॉस करने वाला है। मिनिमम टारगेट 125 का ही होगा। 122 से 125 का इंट्राडे का टारगेट है, मतलब कल सुबह तक आ जाना चाहिए। और पोजिशनली अगर 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे मुझे लगता है कि 135 से 145 का रेंज भी दिखा सकता है। करंट लेवल पर एनवी वेंचर्स को खरीदने का सलाह होगा। 110 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, आज ही सुबह आया था, तो इसलिए 109 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। एनबी वेंचर्स। ओके, एनबी वेंचर्स, इस पर करें खरीदारी। यह है सिमी जी की राय। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम अब बढ़ रहा है। यहाँ पे जो काउंटर मेरे रडार पे आया है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 429 का अभी भाव चल रहा है स्पॉट लेवल के हिसाब से। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और स्टॉक ने कल का परसों का हाई ब्रेक कर दिया है और बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि एसबीआई के अंदर भी यहाँ से मोमेंटम बनेगा, जिसके अंदर स्टॉक जल्दी ही हो सकता है इसी हफ्ते में 440 से 445 रुपए तक के लेवल दिखा दे। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 419 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 440 से 445 तक का मूव एसबीआई में जल्दी यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। एसबीआई का 430 का कॉल 12 रुपए 12.5 रुपए पे भी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 16 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। एसबीआई 430 कॉल 16 से 20 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, या स्पॉट में खरीदारी करें 440 से 445 के टारगेट्स के लिए। एसबीआई पर खरीदारी करने की राय। एसबीआई पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं आशु सर भी, चलते हैं उनके पास। आशु सर बताएं, एसबीआई पर क्या है आपका व्यू? अनिल जी, पॉजिटिव व्यू है, जिसलिए अभी मैं 10-15 मिनट पहले शायद बोल रहा था कि 5 में से एक ही स्प्रेड है एसबीआई जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, छोटा मोटे लॉस में है। तो अनिल जी अगले 15 मिनट में वो प्रॉफिट में आ गया। सुमित ने भी कॉल दे दी, तो जो ट्रैक्शन जिस एसबीआई की हम वेट कर रहे थे वो आ सकता है। अनिल जी स्प्रेड इसलिए बने क्योंकि पेशेंस से ज्यादा डर खत्म हो जाए। अनिल जी डर खत्म हो जाएगा तो सौदा खड़ा रहेगा। आज नहीं चलेगा, 4 दिन बाद चलेगा। आइडिया इस कि आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लो पूरे महीने के लिए और उसमें बैठ जाओ। तो अनिल जी हमने जो 420-450 का एसबीआई का स्प्रेड बनाया है, अगर वो 440-45 हो जाए तो अनिल जी पीक प्रॉफिट जैकपॉट वाला लग जाएगा। तो आई एम ऑल्सो होपिंग, और आज अभी जो सुमित ने आइडेंटिफाई किया है अनिल जी, जेन्युइनली पीएसयू बैंक तो पता नहीं, लेकिन एसबीआई में एक बहुत अच्छा मूव आया है और ये उसको ऊपर ले जा सकता है। बट अपना डिसिप्लिन यही है अनिल जी, हम ऑप्शन के थ्रू ही बैठे रहेंगे। ये है आपके लिए एसबीआई पर राय। आइए, रियल एस्टेट शेयरों में भी एक्शन भरपूर है, तेजी बनती हुई दिख रही है। तेजी बनने की एक वजह है कि सब माल साफ, यानी कि इन्वेंट्री बची नहीं, सारी प्रॉपर्टी, सारे फ्लैट, सब कुछ बिक चुका है, ऐसा कहना है मानसी का। आइए जानते हैं मानसी से ही रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, क्यों शेयर इतना तेज दौड़ लगा रहे हैं। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपने टॉस किया है, उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मानसी से फिर हम संपर्क करने की कोशिश, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, मानसी से फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ किया जा सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होने की तैयारी है, उस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। आइए तब तक कुछ और स्टॉक से जहां पर भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सचिन जी, आईआरसीटीसी
इसके चार्ट देखिए, ओपनिंग अप वाले ट्रेड्स में एक के बाद एक स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 4% की मजबूती। नए लेवल्स बताएं। हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म 2200 का था, लॉन्ग टर्म 2500 का टारगेट है। दोनों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के चार्ट जरा बताएं प्लीज। अली जी, आई थिंक हमने पिछले हफ्ते बात भी की थी, 2210 के आसपास मुझे लग रहा है स्विंग्स जरूर बनने चाहिए। एंड जिस तरीके से ये पोजिशनल स्ट्रक्चर है, मेरा भी टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड 2400 के आसपास का ही है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रिडार में रखना ही चाहिए। जिस तरीके से इसने आज एक क्रॉसओवर दिया है, मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट बेस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन आया है 2070 का। तो ये स्टॉप लॉस से बने रहिए। ये स्टॉप लॉस आपको ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करना है। इमीडिएट हर्डल जो है या एक इमीडिएट टारगेट है अराउंड 2210 के आसपास का। जैसे ये क्रॉस हो जाता है, मुझे लग रहा है 2400 की रैली काफ़ी क्विक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली खरीदारी करने की ही सलाह होगी IRCTC में। ओके, तो IRCTC पर रखिए नजर। मोमेंटम है इस काउंटर में, अनलॉक थीम है, 2150 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सिमी जी के पास। बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी जो स्टॉक मैं देने जा रही हूँ वो मेरा पुराना स्टॉक है। बहुत अच्छा मोमेंटम आज शो कर रहा है। मुझे लगता है कि आज बढ़ जाएगा। अभी 199 के आसपास है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। इसमें ब्रेकआउट 206 207 का लेवल जब क्रॉस करेगा तब आएगा, और मुझे लगता है कि अभी 200 के आसपास आ चुका है। ये 206 का लेवल शायद आज ही पार करेगा। 210 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए दीपांशु। अगर 210 के ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 220 से 225 का रेंज भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल पर जो खरीद रहा है उन लोगों के लिए 195 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम टारगेट होगा 206, उसके बाद 210 और उसके बाद 220 से 225 पोजिशनली 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज सिमी जी का एक फेवरेट स्टॉक है और इस पर वापस मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए काउंटर पर 5% का उछाल आपको आते हुए दिखा है इस समय। आइए मानसी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। मानसी बताइए, रियल एस्टेट स्टॉक जैसा अनिल जी कह रहे थे, इन्वेंट्री को लेकर कुछ अच्छी खबर आ रही है स्पेस के लिए? जी दीपांशु, रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छी खबर है ये। अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री, जो कि पाइल अप इन्वेंट्री की परेशानी काफी रियल एस्टेट सेक्टर झेल रहा था, वो तकलीफ अब धीरे धीरे दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री 24 महीने में सबसे कम आती हुई दिखी है। RBI का डेटा आया है और ये जो अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री या जो पाइल्ड अप इन्वेंट्री है वो कम यहाँ पर होती हुई दिख रही है। मार्च 2021 में अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी कि बिना बिके घर जो है 8.5 लाख यूनिट से घटकर 7 लाख यूनिट पर जाते हुए दिखे। सालाना आधार पर हम ये देख रहे हैं डेटा। Q3 FY21 और Q4 FY21 यानी तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और बिक्री में लगातार बढ़त तो हमने देखी है। आए दिन हम रिसर्च के जरिए ये भी बताते हैं कि बिक्री में किस तरह से बढ़त है, घर खरीदार किस तरह से घर खरीदना और इसमें अपना रुझान जो है काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। वो एक दिक्कत तो सॉल्व होती हुई दिखी जहां पर बिक्री बढ़ गई, लेकिन साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो परेशानी है वो भी इवेंचुअली एक इम्पैक्ट के तौर पर ही कम हो रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री बैकलॉग पूरी तरह खत्म होने में अभी 45 महीने जरूर लग सकते हैं, लेकिन साथ ही Q4 FY21 में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, ये 2.7% बढ़ता हुआ दिखा। इस इंडेक्स का बढ़ना भी एक पॉजिटिव बात रियल एस्टेट सेक्टर के लिए माना जा सकता है। आगे भी ग्रोथ की उम्मीदें हैं, क्योंकि अनलॉक और वैक्सीनेशन के फेज जहां शुरू हो चुके हैं, स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। घर खरीदारों का रुझान बड़े घरों की तरफ अब बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, तो बड़े टिकट साइज के जो घर हैं उसकी खरीदारी भी होती हुई देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है, एक फिक्र की बात है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, वो ये है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतें जो हैं यानी कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़ रही है सेक्टर के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। स्टील सीमेंट की कीमतें बढ़ने से कंस्ट्रक्शन लागत जो है वो बढ़ती दिखी है। कॉपर, एल्यूमिनियम, बिल्डिंग मटेरियल के नाम भी बढ़ते हुए दिखे हैं और महंगे कच्चे माल के चलते प्रोजेक्ट की लागत यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, जिसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस पर भी पड़े। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का बढ़ना एक कंसर्न जरूर है, लेकिन बिक्री, रजिस्ट्रेशन और साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री की प्रॉब्लम जो है वो रियल एस्टेट में सॉल्व होती हुई दिख रही है।
ओके, तो कुछ अच्छी खबरें हैं। काफ़ी सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री क्लियर हो गई है, कुछ और इन्वेंट्री क्लियर होना बाकी है, बट डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेस में आज एटलीस्ट एक नई जान आती हुई देखिए। एक्चुअली पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम पिकअप हो गया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, इन सारे स्टॉक्स पर नजर रखे। मोमेंटम आपको अच्छा बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर, और स्पेशली जो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आपके लिए राय आई है। खरीदारी आप देख रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एक और काउंटर जहां पर 5.5% का उछाल आते हुए दिखा है, नजर रखिए इस पर भी। पूर्वांकरा भी 4.5% ऊपर है, महिंद्रा लाइफ भी 3.5% ऊपर दिख रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, किरण जी जरा इस पर कोई राय देंगे? 5.5% ऊपर मोमेंटम में है, अच्छा स्टॉक। बिल्कुल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये भी एक काउंटर है जहां पे एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद पिछले हफ्ता एक कंसोलिडेशन वाला रहा, एक बेस बना है 112 113 लेवल्स पे, उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आज बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, इसका नेक्स्ट जो छोटा सा हर्डल है वो लगभग 125 के आसपास है। ये एक बार निकल जाए तो एक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स में होल्ड करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 110 का रहेगा। 125 के ऊपर एग्रेसिव होकर वापस एक बार स्टॉक में एडिशन करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए आईबी रियल एस्टेट, इस पर रखिए नज़र। कुछ समय पहले अनिल जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 2000 में, वहाँ पर भी हमने अच्छा मूवमेंट देखा था। आज फिर से ये सारे के सारे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप तेज़ी का माहौल बनते हुए दिख रहे हैं, तो नज़र रखिए इस पर। डीएलएफ ऑफ कोर्स आज अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। मूव आती हुई दिख रही है कुछ और फाइनेंशियल्स पर, और अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है एमएनएम फाइनेंस पे। 160 के लेवल्स पर एमएनएम फाइनेंस आपको आते हुए दिखा है। वागले साहब जरा राय दें, एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका दिखता है सर? दीपांशु, 160 का ही वो लेवल है जिसके ऊपर ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, जो मुझे दिखता है होगा। लेकिन डेफिनेटली ये स्पेस में ये बेस्ट स्टॉक नहीं है, और बेटर स्टॉक्स होंगे। लेकिन आप अगर मुझे सिंगुलरली इसके बारे में पूछेंगे, 160 के पार ये निकलेगा। 158 के स्टॉप लॉस और 165 166 के टारगेट के लिए बिल्कुल प्ले किया जा सकता है। चलिए, तो अपने एकदम रेजिस्टेंस के लेवल को है, अगर क्रॉस करता है तो 165 की तरफ आप मूव करते हुए देख सकते हैं एमएनएम फाइनेंस को। चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल पीटीएसटीटी। बताएं सर। दीपांशु, शुक्रवार के सत्र में हमने काफ़ी सारे कैश स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, राइट फ्रॉम रूट मोबाइल, गुजरात अल्कली, एंड उसमें से एक था जस्ट डायल। उसका हमने एक टारगेट दिया था 1045 का, ऑलमोस्ट उसके आसपास अभी फिलहाल एक स्विंग बना है। सो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये लेवल्स अभी अचीव हो रहे हैं, रिकन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रही है, तो फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी जस्ट डायल इस पर्टिकुलर काउंटर में। जो एक फाइनल टारगेट हमने रेकमेंड किया था अराउंड 1130 के आसपास, इसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी पोजीशन आपको होल्ड करनी है। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगाना है अराउंड 1005 के आसपास का, लगभग 15 पॉइंट की रिस्क होगी, जिसके सामने लगभग 100 पॉइंट का रिवॉर्ड हो सकता है। तो खरीदारी करनी चाहिए जस्ट डायल में 1005 के स्टॉप लॉस के साथ 1130 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, तो 1130 के फाइनल टारगेट के लिए जस्ट डायल पर करें खरीदारी, यह है सचिन जी की राय। आइए देखते हैं क्या पसंद आ रहा है सिमी जी को, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, पुराना स्टॉक है, बीएफ यूटिलिटी लास्ट वीक कॉल दिया था 550 के आसपास, 500 के ऊपर, तो ये अच्छा ही मेंटेन कर रहा था। इस वीक में ये लोअर लेवल्स पर आ गया है, और मुझे लगता है कि ये री एंट्री का मौका दे रहा है। 496 बताने में 490 के आसपास मैंने चालू किया था, अभी 497 99 आ चुका है, 500 का लेवल भी देख चुका है। इसमें मेरा मिनिमम टारगेट 540 से 550 का है, जो कि मुझे लगता है कि फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। तो 540 से 550 का टारगेट के लिए बीएफ यूटिलिटी को खरीदने का सलाह होगा। 485 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बीएफ यूटिलिटी मेरा तीसरा बाय कॉल है बीटीएसटी के लिए।
बिल्कुल, तो एक और कैश कॉल सिमी जी की तरफ से बीएफ यूटिलिटीज, इस पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ समय पहले भी सिमी जी इसे रेकमेंड करके गई हैं और हमारा एसआईपी स्टॉक भी था ये, और ज्यादा समय पहले नहीं था। 17 तारीख को एसआईपी स्टॉक में बीएफ यूटिलिटीज के बारे में बात करी गई थी, तब स्टॉक 428 के लेवल पर था, आज 500 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया गेंस आपको बीएफ यूटिलिटीज में आती हुई दिखी हैं एक छोटे टाइम पीरियड में, लगभग 15-16% की गेंस 2 हफ्ते में बीएफ यूटिलिटीज से। और जैसे सिमी जी कह रही हैं 540 से 550 की तरफ ये काउंटर आपको जाते हुए दिख सकता है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर भी। बीएफ यूटिलिटीज बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और कैश स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। जो फिशरीज वाले स्टॉक्स हैं वहां पर नजर रखिए। एपेक्स फ्रोजन फूड्स तो ऑलरेडी आपको 20% के सर्किट पर दिखेगा। अवंती फीड्स में भी एक बढ़िया मोमेंटम है, 14-14.5% का उछाल आते हुए दिख रहा है और फ्रेश स्पाइक के साथ डेज हाई पर है। सचिन जी राय दें, आप भी इस स्पेस को कवर करते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है ये जो फिलहाल का मोमेंटम है वो ही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। लगभग 700 के पहले मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम रुकेगा। सो डेफिनेटली अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 610 के आसपास का एक स्विंग स्टॉप लॉस मिला है, मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ही कोई डिस्टॉर्शन होगा मोमेंटम का। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से मोमेंटम है, लगभग 700 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली दिखने चाहिए अवंती फीड्स में। ओके, तो अवंती फीड्स पर रखिए नजर, 14% ऊपर है ये काउंटर। कुछ और कैश स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, पर उससे पहले अनिल जी की तरफ से कल के 2000 तैयार हैं, चलते हैं उनके पास। दीप, खरीदारी करने की राय है, खरीदारी करनी है डीएलएफ रियल एस्टेट मेजर, ये है वो कंपनी जहां पर हमें लगता है तेजी बन सकती है। जबरदस्त एक्शन रियल एस्टेट शेयरों में आता दिख रहा है। अभी मानसी बता भी रहे थे कि किस तरह से इन्वेंट्री लगभग खत्म होती दिख रही है। 285 285 का आपको स्टॉक रखना है। टारगेट जो बनेंगे वो 299 के, 299 का छोटा टारगेट है, 308 और 315, इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 299, 308, 315, ये 3 टारगेट है। और दूसरा तरीका ये है कि आप 290 रुपए का इन द मनी कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। 13 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 290 का। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 3 रुपए की ही आपको रिस्क रखनी है, ज्यादा नहीं। 18, 25, 18, 20 और 25, ये 3 टारगेट रखिए। 290 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 13 रुपए में इन द मनी कॉल ऑप्शन है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 18, 20 और 25। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चाहे तो कॉल खरीदें, चाहे तो फ्यूचर खरीदें। 300 की तरफ बढ़ रहा है और 300 के देखिए, बताइए। देखिए अनिल जी, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान दें, थोड़ी देर पहले अनिल जी दीपांशु ने पूछा था तो मैंने बोला था जिनके पास है वो होल्ड करें। 293 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो 293 के लेवल्स टूट चुके हैं और ये स्टॉक जो इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी, 314 लेवल से करेक्शन देखने को मिली थी 280 तक की, उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत हैं। और टेक्निकली अगर हम देखें तो पहला टारगेट यहाँ 302, 303 का बैठता है। तो क्लियरली यहां पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है डीएलएफ में। ओके, ये है आपके लिए डीएलएफ में ओवरवेट होकर खरीदारी करने की राय। स्टॉक में तेजी बनने के पूरे आसार है इस वक्त आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। और एक खबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो डेल्टा कॉप को लेकर है। मिलीजुली खबर है, जहां एक और गोवा का लॉकडाउन वहां पर बढ़ाया गया है। तो गोवा में अभी उनके कैसीनो में कामकाज शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन सिक्किम के कैसीनो में कल से कामकाज शुरू हो जाएगा। ये 2 बड़ी खबरें आती दिख रही है, एक लॉकडाउन में ढील और दूसरा अभी भी थोड़ा लॉकडाउन बढ़ता हुआ। हालांकि गोवा वाला कैसीनो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी सिक्किम वाले कैसीनो में कल से कामकाज शुरू होगा। गोवा वाले कैसीनो में कामकाज शुरू होने में अभी भी वक्त है। नियमों में ढील के बाद अब कैसीनो फिर से खुलते हुए दिखेंगे, खासतौर से सिक्किम में कल से खुलते हुए दिखेंगे। और 12 जुलाई तक फिलहाल गोवा में बंद है। वैसे तो 12 जुलाई भी कौन सी दूर है, 5 तारीख तो हो गई है, 1 हफ्ता और है। 1 हफ्ते के बाद वहाँ पर रिव्यू किया जाएगा कि क्या वहाँ भी खोला जाए या नहीं। ये है आपके लिए इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कैसीनो को लेकर और डेल्टा कॉप को लेकर। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं और जय से करते हैं बातचीत कैश का ऑप्शन। बताएं जय।
गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में तो 15,750 का कॉल ऑप्शन हमने दिया था 9250 के आसपास। उसने तो हाई लगाया 114.65 का, तो वहाँ पे तो अच्छा एक अप मूव हमें देखने मिला। जिन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है वो लोग अब 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं अनिल जी, जो करीब अभी 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इसको खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 46 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 46 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में जो पहला टारगेट अनिल जी बन रहा है वो है 104 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 118 का, 104, 118, ये दो टारगेट्स के लिए 15,800 का कॉल खरीदना है निफ्टी का। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी है निफ्टी की, जो मैंने सुबह एक लेवल दिया था 15,875, 15,900 ये रेंज टेस्ट करने की। सिंस लोअर एंड ऑफ द रेंज से निकला है निफ्टी, तो ये अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे कि क्या इस दफे 15,900 को निकाल कर देयर आफ्टर क्या वो 16,000 को अचीव करेगा और उसके ऊपर के लेवल्स दिखाएगा कि नहीं। बट एटलीस्ट ये लेवल्स टेस्ट होंगे जो हिसाब से एक मोमेंटम बना हुआ है और जो हिसाब से 15,750, 800 के ऊपर निफ्टी टिक रहा है अभी। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि ये लेवल्स जब तक होल्ड कर रहे हैं हमें 15,875, 900 के लेवल्स दिखने मिलेंगे। इसलिए 15,800 का कॉल निफ्टी का खरीद कर चल सकते हैं। ओके, तो 15,800 का कॉल खरीदना है निफ्टी का, ये है जय ठक्कर की राय। एक से एक बढ़िया कॉल ऑप्शंस जय की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। सुबह भी बात कर रहे थे और देखिए बाजार भी अच्छे मूड माहौल में इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो अच्छा एक्शन है बाजार में। नजर रखिए कुछ काउंटर्स आपके लिए जो मूव दिखा रहे हैं। सिमी जी के रेन इंडस्ट्रीज और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है इस काउंटर पर, नजर रखिए इस पर, अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। और सिमी जी की तरफ से एक और कॉल तैयार है, बिगुल सिमी के सुपर हिट। माफ कीजिए, सिमी के नॉन स्टॉप, सुमित के सुपर हिट। सिमी जी बताएं कौन सा है आपका नेक्स्ट नॉन स्टॉप शेयर? दीपांशु, अभी डेल्टा कॉर्प में आप लोगों के पास खबर मिला है और चार्ट में मुझे भी डेल्टा कॉर्प में ही नजर आया है, मेरा नजर भी उसी में गया था। तो डेल्टा कॉर्प पे मैं यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे दीपांशु, कोई चांस मिस नहीं करना चाहेंगे। 186 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के डेल्टा कॉर्प को खरीदने का सलाह होगा। एक्चुअली मैंने 191 के आसपास देखा था, अभी 3 रुपया बढ़ चुका है। तो जो भी है, तो यहाँ पे भी छोटा क्वांटिटी यहाँ पे भी उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेजर ब्रेकआउट आ रहा है। 195 के ऊपर आज का क्लोजिंग चाहिए। अगर होता है तो मैसिव ब्रेकआउट आएगा। मिनिमम टारगेट 210 का होगा। तो पहला टारगेट 195 का ही था, तो 195 तो क्रॉस हो ही जाएगा। उसके बाद 200, 205 और 210, पूरा 5-5 रुपया का डिफरेंस में स्टॉक का टारगेट आ सकता है। अभी 186 का स्टॉप लॉस चलेगा नहीं, 188, 89 का स्टॉप लॉस का करंट लेवल पर भी डेल्टा कॉर्प को भी खरीदना चाहिए। 200, 205, 210 तीनों टारगेट्स के लिए डेल्टा कॉर्प को खरीदने का सलाह होगा मेरे तरफ से। ओके, तो डेल्टा कॉर्प पर खरीदारी करके चले, ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए जी। दीपांशु, मॉर्निंग में तो मुथूट फिनेंस दिया था और उसके सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं कॉल ऑप्शन के। अब वैसा ही एक स्टॉक है जिसमें बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है, वो है IRCTC। इसका 2160 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 73, 74 के रेंज में मिल रहा है दीप, इसको खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 55 का एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीप इसका बन रहा है दैट वुड बी 91, सेकंड टारगेट बन रहा है 100 का। 91 एंड 100 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है IRCTC का 2160 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत हमें डिप देखने मिला था ये स्टॉक में, बट जो हिसाब से रिकवरी हुई है और आज जो ब्रेकआउट देखने मिला है, जो हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि IRCTC इज गोइंग अबाउट 2200 लेवल्स इमीडिएटली। तो इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो IRCTC 2160 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। रीओपनिंग प्लेस पर हम देख रहे हैं लगातार मोमेंटम बढ़ रहा है। डेल्टा कॉर्प पर अभी एक अच्छा मूव आया है। सिक्किम में कसिनोज खुलने की अनुमति मिल गई है।
इंटरग्लोब एविएशन एक और काउंटर है जो अच्छी मूव दिखा रहा है, और IRCTC पर भी हम एक बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं, और साथ ही कई सारे होटल्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए इन काउंटर्स पर भी। डेल्टा कॉप पर एक बार आशु सर से भी फ्रेश व्यू ले लेते हैं, उनका कन्विक्शन कॉल रहा है, पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं। आशु जी, सिक्किम में तो कसिनोज खुल रहे हैं, डेल्टा कॉप पर कोई रहा है, और किसी ने अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो ये भी सही लेवल्स हैं खरीदने के लिए सर? दीपांशु, इसका आंसर अभी अनिल जी ने खुद ही दिया जब वो बता रहे थे कि सिक्किम का कसिनो बहुत छोटा है। सिक्किम और गोवा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब सिक्किम न्यूज से 195 है तो गोवा की न्यूज से तो 220 होना ही चाहिए दीपांशु। अदरवाइज भी बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो जो इस वक्त का इफेक्ट है कि कहां तक ये चलता है लॉकडाउन और कितना इफेक्ट होता है, एक बार ये जब रनिंग मोशन में आ जाएगी तो दीपांशु मतलब बहुत ही बढ़िया काम काज चल रहा है इसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता 180 और 195 में कोई बहुत बड़ा फर्क है। कोई हमने 10-15 रुपए के लिए नहीं लिया था। मैंने यही कहा था कि अभी जब मोमेंटम सब होगा तो सब इस मोमेंटम को कैप्चर करने आएंगे, और 180 में जो पहले एंट्री कर लेगा वो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगा। तो वही सिचुएशन है, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब सिक्किम की न्यूज 195 है तो गोवा की न्यूज से तो 220 बनेगा ही। चलिए, तो 220 की तरफ तो मूव कर ही रहा है। नजर रखे डेल्टा कॉप, ये एक काउंटर है जो आपको अच्छी तेजी दिखा सकता है। राकेश झुंझुनवाला साहब को भी ये काउंटर काफी पसंद है, और बात यही है आज राकेश झुंझुनवाला साहब का बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि जो बाजार के दिग्गज निवेशक हैं एक बार देख लेते हैं उनके बर्थडे के दिन कैसी रही है उनकी बाजार की जर्नी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर उनका हाई कन्विक्शन है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है रिसर्च करके। आशीष, बताइए झुंझुनवाला साहब उनके बर्थडे के दिन कैसा दिख रहा है उनका पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो तो दीपांशु भारत में सबसे ज्यादा दमदार है। 37 कंपनियां मैं देख रहा हूँ, और पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर आप देखें तो फिलहाल करीब 20,000 करोड़ के आसपास, और गजब का कन्विक्शन है। स्टॉक्स को इतना लंबे समय दिया है। मैं देख रहा हूँ तो पहले इनके जो 5 स्टॉक्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटन तो देखिए सभी जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश इनका करीब 8,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा टाटा मोटर्स 1,500 करोड़ के आसपास का निवेश है। क्रिसिल भी इनकी कंपनी करीब 1,080 करोड़ के आसपास का निवेश है। लुपिन, ये स्टॉक खास है क्योंकि ये स्टॉक काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, और 8 रुपए के आसपास इन्होंने लुपिन में एंट्री की थी। उसके बाद 2000 के पार भी स्टॉक गया, फिर भी इन्होंने एग्जिट नहीं किया, और हाल ही में अगर आप देखें तो कुछ स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया भी है। फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पर करीब 810 करोड़ के आसपास का निवेश भी है। इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि अभी जून तिमाही के जो अपडेट्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो अपडेट नहीं हुआ, तो अगर आप प्रीवियस तिमाही के हिसाब से देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर इन्होंने कुछ हिस्सेदारी घटाई, और अब हिस्सेदारी घटकर 1% से कम हो गई है या फिर पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया है। इसके लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनमें इसका नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आयन एक्सचेंज यहाँ पर देखिए अब हिस्सेदारी फिलहाल 1% से कम आ गई है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और GMR इंफ्रा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहां पर इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाई है, इनका जो कन्विक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। MCX पर करीब 1% हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। जुबिलेंट फार्मोवा पर करीब 0.5%, फोर्टिस हेल्थकेयर 0.3%, एग्रोटेक फूड्स पर 0.2% और TV18 पर 0.1%। फ्रेश एंट्री की है इन्होंने, और फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक है इनकी लिस्ट में जुबिलेंट इंग्रेविया, जहां पर मार्च तिमाही के अपडेट में अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग में इनके पास करीब 6% के आसपास हिस्सेदारी थी। तो ये इनके कुछ पोर्टफोलियोज की गतिविधि है। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद हैं। फार्मा शेयर्स में काफ़ी सारे उनके निवेश है, और साथ ही कंजम्पशन यूनिवर्स में भी उनको ढेरों स्टॉक्स पसंद है। कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी पसंद है। तो उनके जन्मदिन के दिन एक फ्रेश लुक झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो पर, एंड ऑफ कोर्स डेल्टा कॉप एक और काउंटर जहां पर उनका बड़ा निवेश है। टाइटन, टाटा मोटर्स और क्रिसिल ऑफ कोर्स ये सारे काउंटर्स हैं उनकी लिस्ट में। और टाटा मोटर्स की बात करें जो ऑफ कोर्स एक हाई कन्विक्शन स्टॉक रहा है झुंझुनवाला साहब को, तो अभी कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं। JLR की बिक्री को लेकर टाइटन की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिखे। उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है जहां तक यूके मार्केट का सवाल है। JLR की बिक्री को लेकर कुछ गिरावट के भी संकेत आते हुए आपको दिखे थे, बट ऑफ कोर्स थोड़ा कठिन महीने रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि काफी सारी जगहों पर आंशिक तरीके से लॉकडाउन रहा है। हल्की सी गिरावट है, 6,400 यूनिट से घटकर 6,167 यूनिट्स आती हुई दिखी हैं जहां तक JLR की यूके बिक्री का सवाल है। तो टाटा मोटर्स पर भी रखिए नजर, और क्लोजली ट्रैक करते हैं टाटा मोटर्स को सुमित जी बताएं, टाटा मोटर्स 350 के नीचे है फिलहाल, कैसा मोमेंटम देखते हैं काउंटर पर? ये कंसोलिडेट करेगा या मूव आ सकती है? दीपांशु, मेरे को तो लग रहा है स्टॉक जल्दी ऊपर का मूव दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 7 से 11 दिनों में स्टॉक ने एक छोटी सी रेंज में, एक छोटे से दायरे में कंसोलिडेट किया है, और अब ये स्टॉक मेरे को लगता है कि जैसे 350 का लेवल तोड़ेगा
तो 370 से 375 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो टाटा मोटर में पोजीशंस होल्ड करें और 350 का लेवल टूटते ही फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 370 से 380 के टारगेट्स के। ओके, तो 350 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है, 375 तक काउंटर जा सकता है। टाटा मोटर्स पर रखनी है नजर। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST SBI में होगा। आई थिंक सुमित ने सही टाइम पे स्पॉट किया था। मुझे लगता है ये अभी 445 तक जाने के लिए तैयार है। अभी 433, 34 का भाव है। यहाँ पर लेके चले, आपका 430 के नीचे जाएगा तो काट ले, तो रिस्क आपकी सिर्फ 4 रुपए की होगी। 442 टू 445 के लेवल्स मुझे लगता है कल पहले सेशन में मिलने चाहिए। ओके, तो SBI यहाँ पर मूव आ रहा है और फ्रेश मूव आते हुए दिख रहा है। सुमित जी ने थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई करा था, अब वागले साहब के रेडार पर भी ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। 430 पर सुमित जी की राय आई थी, 435 पर आप काउंटर को फिलहाल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। बैंक्स बढ़िया मोमेंटम में है और 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिखाया है। 400 पॉइंट्स की मूव डेज हाई पर और निफ्टी को भी अब फाइनली 15,830 के ऊपर ले जाते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं 15,850 पर निफ्टी आता है कि नहीं। फिलहाल 10-12 पॉइंट्स दूर है। चलते हैं सिमी जी के पास, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी फ्यूचर्स का एक ट्रेड देना है। सुबह मैंने एक्सिस बैंक दिया था, ऑन मोबाइल तो सर्किट लग गया था, पर एक्सिस बैंक वही के वही पड़ा रहा। अभी एक्सिस बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि उस समय मैंने 756-55 के आसपास दिया था, अभी 760 है, फर्स्ट टारगेट के आसपास है। मेरा दूसरा और तीसरा टारगेट था 765 और 769। अभी वो टारगेट्स भी हासिल हो जाएगा। मुझे लगता है एक्सिस बैंक को करंट लेवल पर खरीद कर जाना चाहिए। कल तक 769 का जो मेरा बड़ा सा टारगेट था वो भी आ जाएगा। करंट लेवल पर जो सुबह जिन्होंने खरीदा है उन लोगों के लिए 752 का स्टॉप लॉस था, और अभी जिनको खरीदना है उन लोगों के लिए 755-56 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 769 का टारगेट के लिए एक्सिस बैंक को खरीद कर जाने का सलाह है। ओके, तो एक BTST कॉल आपके लिए सिमी जी की तरफ से। एक्सिस बैंक पर करें खरीदारी 769 के टारगेट के लिए। यहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। बैंक्स पर रखिए नजर क्योंकि मोमेंटम थोड़ा पकड़ते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी, जो 400 पॉइंट्स की आपको तेजी आती हुई दिखी है। एक्सिस और SBI पर मूव आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 1.5% की मूव है। कैनरा बैंक भी 1.5% ऊपर आते हुए दिख रहा है। किरण जी, SBI पे तो मूव आ रही है, PNB बैन में है, पर कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा देखें तो इनमें से बेहतर ट्रेड कहां दिख रहा है सर? कैन बैंक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग 157 से 160 का है। ये 3 रुपए का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता नजर आएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा मानना है कि करंट लेवल से वापस एक बार 88 से लेके 90, ये 2 रुपए का रेंज बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो दोनों में कोई ऐसे बड़ी मूव आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। शायद ये लेवल्स टेस्ट करते नजर आएंगे। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह है। 85 का स्टॉप लॉस रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कैन बैंक का अगर देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 152.50 का। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, कैश लेवल्स की बात है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक का दोनों पर रखिए नजर क्योंकि ये दोनों काउंटर्स आपको डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक, ये भी एक और काउंटर है जहां पर मूव आ रही है। बंसल जी, फेडरल बैंक पर अपनी राय दें। आज सुबह हमने यहाँ पर अपडेट्स भी आते हुए देखे थे, कैसा व्यू है सर फेडरल बैंक पर? दीपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है कि काफी तेजी से ये स्टॉक भागेगा। 92, 93 का टारगेट बैठता है, 86 का स्टॉप लॉस बैठता है। 86 से थोड़ा सा नीचे 85.70, 85.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और फेडरल बैंक गियर अप हो रहा है लंबी उड़ान के लिए।
बिल्कुल, लंबी उड़ान के लिए गियर अप हो रहा है फेडरल बैंक। नजर रखिए, बैंक्स पर है जबरदस्त मोमेंटम। डाउ फ्यूचर्स वापस रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है और बहुत ही कम वॉल्यूम से डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है, बट एक छोटा सा अलर्ट आपके लिए। इस बीच सुबेक्स थोड़ी देर पहले सुमित जी की राय आती हुई दिखी थी और सुमित जी, सुबेक्स पर अब सर्किट लगते हुए दिख रहा है। तो आज का तो काम हो गया सुमित जी, अब क्या करना चाहिए जिन्होंने ट्रेड लिया हो सुबेक्स पर? बिल्कुल दीपांशु, सुबेक्स की एकदम बढ़िया सुबह हुई है और सुबेक्स स्टॉक के अंदर जिस तरह का ब्रेकआउट मैंने सोचा था सेम वैसे का वैसे ब्रेकआउट आया और 20% का सर्किट लग चुका है। स्टॉक अभी और ऊपर का लेवल दिखाने को तैयार है। 2011 के लेवल ये हाई ब्रेक करके उसके ऊपर आ चुका है, तो स्टॉक यहां से मिनिमम और 15 से 20% का मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। जिन्होंने भी बाय किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए सुबेक्स में कैसे लेवल्स आते हैं। बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा जल्दी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया मूव आते हुए दिखेगा। सुबेक्स सर्किट लग चुका है काउंटर पर, आज का काम डन। सुमित जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको खरीदारी की राय दी थी 62 के लेवल्स पर। 68 और 70 के टारगेट से 68 का पहला टारगेट हिट हो गया है। अब देखते हैं कल कैसा एक्शन आएगा इस पर। कुछ ही देर बाकी है बाजार बंद होने के लिए। बैन से बेनिफिट, नैल्को और पीएनबी ऑलरेडी बैन लिस्ट में है। क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए उसके लिए चलते हैं आशीष के पास बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, फाइनली पीएनबी तो फ्राइडे को आ गया बैन लिस्ट में, अब क्या बदलाव हो सकते हैं नैल्को और पीएनबी के अलावा? दीपांशु, नाल्को और पीएनबी तो जो स्टॉक बैन में है, बैन में बने रहेंगे। इनकी मार्केट पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है, तो ये दो स्टॉक तो बैन में बने ही रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो दो स्टॉक और एंट्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया, फिलहाल 97% हो गई है, तो पक्का है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो जो है बैन में आ रहा है। इसके अलावा आइडिया, यहाँ पर भी थोड़ी स्लाइट पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्योंकि 96% चल रही है अभी, फिलहाल 95.96% है। 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया, लेकिन बहुत मार्जिनली क्रॉस किया। अब देखना होगा कि अंत में पोजीशंस घटती है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं घटती हैं तो आइडिया भी बैन में आ जाएगा और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का तो पक्का हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। चलिए, तो बैन लिस्ट 1 से 2 हुई और अब 2 से 4 होने की तैयारी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग और वोडाफोन आइडिया दोनों एंट्री के लिए तैयार हैं। नैल्को और पीएनबी बैन में बने रहेंगे। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर एकदम सपाट हैं, बट एक पॉइंट पर हम 80 पॉइंट्स नीचे देख रहे थे, तो वहां से रिकवरी है। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, बट कम वॉल्यूम्स है। और साथ ही अगर आप देखें यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़े मूव्स वहां पर नहीं आते हुए दिखे हैं। एकदम सपाट है। यूके के बाजार पॉजिटिव है और ब्रेंट 76.5 पर आते हुए दिख रहा है। ओपेक की बैठक फिर से शुरू हो गई, तो वहां पर सबकी नजर है। रुपए ने भी आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, लगभग 40 पैसे की। डेज हाई पर है 15,840 के करीब। क्या करके जाना है सर? दीप, देखिए जहां पर बाजार बंद हो रहे हैं वो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ है। 35,200, 35,225 बैंक निफ्टी और 15,835, 15,860 की रेंज है जहां पर आप बंद हो रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डे हाई पर हम बंद हो रहे हैं। ये वो लेवल है जो आज के दिन के उच्चतम स्तर हैं और आज अमेरिका में छुट्टी है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन होगा वो फ्यूचर्स का होगा। उस लिहाज से बाजारों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और आज सुबह एक और चीज हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में 1.09 पर ओवरसोल्ड के नजदीक है, बहुत ही लाइट और कंफर्टेबल है। उसकी वजह से आपको शॉर्ट कविंग और फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी और दिन के हाई पॉइंट पर बंद होना ये बाजार का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है। मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो तेजी की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। रिस्क आपको कम करनी है। 35,500 का एक कॉल बेच दीजिए और साथ ही 16,000 का एक कॉल बेच दीजिए, या फिर आप पुट खरीद लीजिए। 35,000 का पुट खरीद लीजिए बैंक निफ्टी पर और आप 15,800 का पुट खरीद लीजिए या 15,700 का, जो आपको ठीक लगे, ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। कोई बड़े गैप से ऊपर या नीचे कल खुलेगा बाजार, वो संभावना कम दिखती है। इनकार तो आप कभी कर नहीं सकते,
ऐसा नहीं लगता कि 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे से ज्यादा कहीं निफ्टी खुलेगा कल के सेशन में, ऐसा अभी तक के जो संकेत है। तो उस लिहाज से उतनी आप मैनेज कर सकते हैं। और फिर भी जिनको रिस्क रखनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई मूव आ जाए तो आप अपने हेज कर लें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिस तरह से डे हाई पर हम बंद हो रहे हैं, याद रखिएगा, देखिए शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 7वें दिन रिकॉर्ड पर बंद हुए, S&P पर, नैस्डैक ने भी रिकॉर्ड बनाया, तीनों इंडेक्स डे हाई पर बंद हुए हैं। जब डे हाई पर मार्केट बंद होता है तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है, और वो आप देख रहे हैं। आज फिर से निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी भी। और आज के सेशन में अच्छी बात है कि तीनों ही इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये समझना है तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए, थोड़ी और जूस बाकी है। अब ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर ये मौका शायद आपको बेचने का, प्रॉफिट बुक करने का कल देगा, तब देखिएगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए अपनी हेजिंग के साथ। जी बिल्कुल, हेजिंग करना जरूरी है, बट कॉन्फिडेंस रखिए बाजार में, तेजी की पोजीशन होल्ड करिए। जो आज सुबह अनिल जी बात कर रहे थे 830, फिर 850 और फाइनली 890 के टारगेट्स, 850 के करीब आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं, दिन की ऊपरी स्तर पर बंद होने के लिए तैयार। कुछ और कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। चलते हैं सिमी जी के पास, बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, क्लोजिंग से पहले एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, शायद मेरा बोलने के बाद आज ब्रेकआउट आ ही जाएगा। एक सालाना ब्रेकआउट आ रहा है दीपांशु, और ब्रेकआउट आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। 645-46 के आसपास देखा था, 655 के ऊपर इसका सालाना ब्रेकआउट आएगा, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को कैरी करके जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो 670 से 680 का होगा। 638 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 650 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है, 656 का भी लेवल ब्रेकआउट हो ही चुका है दीपांशु। मैं यही सोच रही थी कि शायद मेरे बोलने के बाद शायद सालाना ब्रेकआउट आज ही आ जाएगा, तो आ चुका है। 656 के ऊपर आज क्लोजिंग हो जाएगा तो सालाना हाई बन जाएगा, और 670 से 680 का टारगेट हो सकता है कल ही आ जाए। तो 638 का स्टॉप लॉस मैं दे रही थी, तो अभी क्या दे, 660 हो गया दीपांशु। अभी स्टॉप लॉस क्या दे, 645 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के कड़ी करके ले जाइए। 670 680 का दो टारगेट है। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा लीजिए 645 का, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है सिमी जी की बात करते करते। बट कन्विक्शन कॉल है 660 पर ट्रेड कर रहा है। 670 680 के टारगेट्स के लिए BTST जरूर कर सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल। सो सर, एक और स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट। तो ये है आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल में खरीदारी करने की राय। अगला बिल्कुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, 50-60 पैसे वैसे बढ़ा है वो, क्योंकि डेल्टा के न्यूज में और डेल्टा के मैसेजेस में शायद थोड़ा मैं खो गया। पर अनिल जी, एक और बाय करना है, डिफेंसिव स्टॉक है। आई थिंक अनिल जी, राकेश जी ने इसमें कई बार मुझे कॉल दिया, रेंज में है, लेकिन मुझे लगता है रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक का नाम है अनिल जी कोल इंडिया। सो कोल इंडिया में बाइंग करनी है अनिल जी 149 के अराउंड। 144 का स्टॉप लॉस लगता है, मुझे लगता है 55, 60, 65 ये 5-5 रुपए का नया पड़ाव मुझे लगता है बनाने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रही है जी, जैसे हम PSE स्टॉक्स में देख रहे हैं। हमने ONGC की बात की, या बाकी भी NTPC, पावर ग्रिड भी पीछे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया, थोड़ा करेक्टिव मूव में आया। लेकिन मुझे लगता है ONGC में कोल में सबसे बेस्ट कंसोलिडेशन हुई है। और अनिल जी, हमारी टेक्निकल कॉल भी हमने क्लाइंट से भी शेयर किया है 148-49 पे, और 144 के स्टॉप लॉस से 55, 60 और 65 3 टारगेट है अनिल जी इसके। आपके लिए कोल इंडिया पर खरीदारी की राय आशु सर की तरफ से। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, पहले एक अपडेट देता हूं। थोड़ी देर पहले आपने सुबेक्स का पूछा, वो 20% सर्किट पे है। सुबह हमने KRBL दिया था, वो 19% अभी ऊपर है, और वो भी करीब सर्किट के पास आ चुका है। तो दोनों ही स्टॉक जो आज रेकमेंड किए हैं चैनल पे, वो दोनों ही सर्किट मार रहे हैं ऑलमोस्ट। एक मार चुका है, दूसरा मारने को है। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, उसका भाव चल रहा है 85 रुपीज 50 पैसा, 85 रुपए 50 पैसा। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट,
जिसका सिंबल है श्री दिग सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है, स्टॉक के अंदर यहां से तेजी बननी चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से ऊपर में 90 रुपए से लेके 95 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। श्री दिग्विजय सीमेंट में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 82 रुपीज का नीचे पे ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाएं, 90 से 95 के टारगेट इसी हफ्ते में श्री दिग्विजय सीमेंट में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्री दिग्विजय सीमेंट। नजर रखिए, सुमित जी की तरफ से कॉल आती हुई दिख रही है। एक और कैश काउंटर जो मूवमेंट के लिए तैयार है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए कुछ खबर आती हुई दिख रही है, कुछ एक करार करा है कंपनी ने, हालांकि स्टॉक पर कोई रिएक्शन आज नहीं है। हेल्थ केयर आइल ब्रांड के तहत दवा की बिक्री के लिए करार किया गया है और यूएस में इसकी बिक्री की जाएगी, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर 50 से ज्यादा ओटीसी ड्रग्स जोड़े जाएंगे। थोड़ी इस खबर को आने देते हैं, फिर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। बट डॉक्टर रेड्डीज के लिए कुछ करार आती दिख रही है। यूएस में अमेजॉन के जरिए ओटीसी ड्रग बिक्री के लिए ये कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। 50 से ज्यादा ओटीसी ड्रग्स इस प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएंगे। ये है डॉक्टर रेड्डीज के लिए खबर। पर इससे पहले कि क्लोजिंग में जाए, वागले साहब एक क्विक कॉल इंडिया बुल्स पर दे दें, क्योंकि बैन में आ सकता है। तो किसी ने अगर पोजीशन बनाई हो इंडिया बुल्स में, क्या करके जाना चाहिए सर क्लोजिंग से पहले? दीपांशु, बैन में अगर आएगा तो शायद ये साइडवेज चल सकता है। किसी ने कैश में लिया तो डेफिनेटली होल्ड करें, पैटर्न अभी भी अच्छा है, मेरा 300 का व्यू बरकरार है। लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप 1-2 दिन के व्यू से ले रहे हो और अगर ये 270 के नीचे ट्रेड होने लगेगा तो आपको निकल जाना चाहिए, या तो ऊपर में हल्का सा बाउंस बैक आता है बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम लॉस बिल्कुल हो सकता है बैन में आने की वजह से। ओके, तो मोमेंटम लॉस थोड़ा हो सकता है बैन में आने की वजह से। डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें या फिर कैश पोजीशंस होल्ड करें, थोड़ा साइडवेज हो सकता है अगर ये बैन में आ जाता है तो। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और बढ़िया शुरुआत हुई है पिछले हफ्ते, हर दिन कंसोलिडेशन के बाद, एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद आज फाइनली बाजार में एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। सेंचुरी लगाकर डेज हाई के करीब निफ्टी बंद हो रहा है 15,830 के ऊपर और 400 पॉइंट्स की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर। हिंडाल्को टॉप गेनर आपका 4% की तेजी, पर साथ ही आपने मोमेंटम देखा था टाटा स्टील में बढ़िया अपडेट्स आते हुए दिखे थे Q1 के कंपनी की तरफ से। पीएसयू बैंक्स और बैंक्स में इन पर्टिकुलर मोमेंटम आते हुए दिखा। एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक यहां पर खरीदारी, कोटक बैंक भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहा। एचडीएफसी बैंक अपडेट यहां पर भी आया था 1% ऊपर और साथ ही आप देख रहे हैं इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी की वजह से बाजार को सहारा मिला। 10 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए, जहां पर टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और ब्रिटानिया में हल्की गिरावट देखी थी। टॉप लूजर टेक महिंद्रा सिर्फ 1.5% ही नीचे था। बढ़िया ब्रेथ थी बाजार की। आईआरसीटीसी में क्लोजिंग में आए जबरदस्त ब्रेकआउट, 2200 के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस, हमारे कई एक्सपर्ट्स की राय आज 5.5% की तेजी इस पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में आ सकता है पर अच्छी तेजी के साथ क्लोज। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ दोनों में ही अच्छा एक्शन। वेदांता यहां पर भी जबरदस्त एक्शन। स्टरलाइट पावर की आईपीओ आने की तेज और डीएलएफ दोनों में ही अच्छा एक्शन। वेदांता यहां पर भी जबरदस्त एक्शन। स्टरलाइट पावर की आईपीओ आने की तैयारी में। और पावर की बात करें तो टाटा पावर में भी अच्छी खरीदारी। आज कंपनी की एजीएम भी थी 4% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर, पिडलाइट, नैल्को और वोडाफोन आइडिया, रैमको सीमेंट, बॉश, एचपीसीएल और इंडियन होटल्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने अच्छी तेजी बनती हुई देखी है। साथ ही ढेरों कैश स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छा एक्शन दिखा। सुमित जी की रिकमेंडेशन सुबेक्स 20% के सर्किट पर, केआरबीएल 17% ऊपर बंद होते हुए, अवंती फीड्स 14% ऊपर, महिंद्रा हॉलीडेज 10% का उछाल। हमारा आज सुबह का एसआईपी स्टॉक हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स जबरदस्त एक्शन, उस पर भी आपको आते हुए दिखा। साथ ही अरविंद, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ब्लिस जीवीएस, टीसीआई एक्सप्रेस, आईएफएल वेल्थ, ब्लू स्टार कुछ और काउंटर्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक और रियल एस्टेट स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। तो अनिल जी, बढ़िया एक्शन बाजार का। डेज हाई पर क्लोजिंग 15,840 निफ्टी और 35,222 बैंक निफ्टी सर। बिल्कुल, जैसा कि 2 बजे शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि यहाँ से भी और मजबूती बनेगी 15,820 के आसपास के निफ्टी के लेवल से। डे हाई पर बंद होता हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लोजिंग आपके सामने इस वक्त बाजार की आती दिख रही है। फाइनल क्लोजिंग आने दे, तब तक आपको बता दें बाजार बंद होने के बाद का एक्शन क्या है आपके लिए। शाम 5 बजे का विशेष शो, आपकी खबर आपका फायदा, गिलोय का लीवर कनेक्शन, ये है एक विशेष चर्चा का विषय। और चर्चा का विषय इसलिए कि एक स्टडी ऐसी आई है जिसमें यह बताया गया है कि गिलोय का काढ़ा पीने से लोग बीमार पड़े हैं। काफी लोगों को जॉइंडिस हो गया, जिन लोगों ने पीना बंद किया उनकी तबीयत ठीक भी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या गिलोय का या कोई भी पारंपरिक
काढ़ा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा काढ़ा पीना खराब है। गिलोय के बहाने आज हम घरेलू नुस्खे और गली गली में बिकने वाले नीम हकीम की दवाइयों पर भी आज विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो लोग अपने मन से विटामिन ले रहे हैं, अपने मन से दवाएं ले रहे हैं या अपने मन से किसी तरह की कोई और चीज़ें खा पी रहे हैं सेहत का ध्यान रखने के लिए, क्या वो ठीक है, उसके फायदे नुकसान क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हो गए इन पर चर्चा करने के लिए। सर गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा साहब और साथ ही डॉक्टर अरविंदर सिंह मैदांता हॉस्पिटल के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम करेंगे इस पूरे मसले पर बातचीत, गिलोय का लीवर कनेक्शन। और शाम 6:30 बजे एक विशेष शो होगा हमारे पास। और आपको याद होगा सेबी ने पिछले साल नवंबर में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी लॉन्च की थी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए। इस ओपन एंडेड डायनामिक स्कीम में जहां इक्विटी में कम से कम 65% निवेश करना जरूरी होता है, वहीं फंड मैनेजर बाजार की सिचुएशन के लिहाज से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्लैक्सी फंड में निवेश आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना फायदेमंद है, मल्टी कैप से ये कितना अलग है, साथ ही जानेंगे आईसीआईसीआई प्रू के फ्लैक्सी कैप एनएफओ की खासियत भी। शाम 6:26 पर मनी गुरु में जरूर देखिएगा फायदे का फ्लैक्सी कैप। हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, पंकज मठवाल साहब होंगे ऑप्टिमा मनी के एमडी और चिंतन हरिया होंगे प्रोडक्ट हेड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। इन दोनों के साथ देखेंगे हम ये शो। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। और आज की बड़ी खबर है, आज होटल नहीं कल अस्पताल नहीं। जी हाँ, ये है आज की टाइटल स्टोरी और ये है कोरोना से जुड़ी हुई। जिस तरह से लोग बाग अब फिर से घूमने फिरने का मन बना रहे हैं और किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाएं या टूरिस्ट प्लेस पर, इस वक्त होटल का कमरा मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। भारी भीड़ जुड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर लोग जो फिर से घूमने फिरने का मन बना रहे हैं, इससे संक्रमण का खतरा फिर से फैलता हुआ दिख रहा है। कैसे इससे निपटें, क्या सावधानियां रखें, इस पर करेंगे हम ये विशेष शो, विशेष चर्चा। आज होटल नहीं कल अस्पताल नहीं। इसके अलावा कोवैक्सीन को लेकर दुनिया भर में काफी कुछ चर्चाएं चल रही है और अब भारत में बनी और लगाई जा रही कोवैक्सीन अमेरिका के बाद यूरोप में भी मंजूर नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे देशों को कोवैक्सीन को परमिशन देने में कैसा डर है, क्या परहेज है और ऐसा रुख क्यों है कि कोवैक्सीन मंजूर ना की जाए। इसी का विश्लेषण होगा। कोवैक्सीन से कैसा डर, ये रात 8 बजे की हमारी दूसरी कवर स्टोरी होगी आज शाम के लिए। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। इस वक्त बाजार मजबूती के साथ बंद होते दिख रहे हैं। 112 अंकों का इजाफा आपको दिखेगा। निफ्टी में 15,835 वही लेवल जिसका सुबह से हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुआ है। 35,200 का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, एग्जैक्टली वहीं पर 35,212 पर जाकर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है। और सेंसेक्स ने भी 400 अंकों की छलांग लगाई है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी बराबर बंद होते हुए। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल दीजिए किस तरह का कारोबार इस वक्त डाउ में होता दिख रहा है, क्योंकि आज रात अमेरिका के बाजार बंद है तो आपको संकेत डाउ फ्यूचर्स से ही अभी भी लेने और कल सुबह भी 6 अंकों की तेजी, यानी कि एकदम सुस्त और शांत कारोबार अमेरिका के फ्यूचर्स में इस वक्त हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। आइए हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, बंसल जी, सुमित जी, सचिन जी और साथ ही सिमी जी, जय ठक्कर साहब, वागले साहब, किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।